अध्याय 71 एक और छिपी हुई कहानी। चीची की कहानी सुनने के बाद वहां मौजूद सभी लोगों के मन में धर्मोचित क्रोध भर गया। यांग लियू के दांत गुस्से से किटकिटाने लगे। वह वुड कहाँ रहता है? यांग लियू ने मेज पर जोर से हाथ मारते हुए खड़े होकर कहा। वुड, असल में वही था। चीची की मां ने आंसू बहाते हुए कहा। वह ऐसा कैसे कर सकता था? आंटी, आपकी बेटी ने खुद कहा है कि यह सब वुड ने किया। इसका मतलब गांव के बाकी लापता बच्चों को भी उसी ने मारा होगा। यांग लियू ने क्रोध से कहा। तुम नहीं जानते, चीची के पिता बहुत पहले ही गुजर गए थे। इतने वर्षों तक वुड ही हमारी मदद करता रहा। अगर वह न होता तो शायद चीची आज तक बड़ी भी न हो पाती। चीची की मां ने दुखी स्वर में कहा। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है तो आपने भी देख लिया होगा कि इंसान का चेहरा होने का मतलब यह नहीं कि उसका दिल भी इंसानों जैसा हो। नीच, दरिंदा, पाखंडी। यांग लियू अब और सहन नहीं कर सका। वह उसी समय जाकर वुड को मार डालना चाहता था। ठक ठक ठक, उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। शुकन, क्या तुम घर पर हो? गांव के मुखिया हैं। चीची की मां उठी और आंगन का दरवाजा खोलने चली गई। यूमो और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। दरवाजा खुला। ज्यादातर ग्रामीण अपने हाथों में फूलों की मालाएं, अगरबत्तियां, मोमबत्तियां और अंतिम संस्कार का सामान लिए हुए थे। चीची की मां, हमारी संवेदनाएं स्वीकार करो, गांव के मुखिया ने सांत्वना दी। उसी समय भीड़ के बीच एक अधेड़ आदमी डर के मारे जमीन पर बैठ गया। भूत 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 है। ग्रामीणों ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तो तुम ही वुड हो? यांग लियू बिजली की तरह दौड़कर उस वुड को पकड़ लिया जो भागने की कोशिश कर रहा था। यह क्या हो रहा है? ग्रामीण कुछ समझ नहीं पा रहे थे। चीची के साथ इतना घिनौना काम करके ऊपर से सबूत भी मिटा दिए। तेरे जैसे आदमी पर पांचों बिजली एक साथ गिरनी चाहिए। इतना कहते हुए यांग लियू ने वुड की गर्दन और जोर से दबा दी। रुको। यूमो को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ और उसने तुरंत यांग लियू को रोक दिया। चिंता मत करो, इनाम तुम्हारा ही रहेगा। मुझे नहीं चाहिए। यांग लियू ने फिर भी हाथ नहीं छोड़ा। दम घुटने से वुड का चेहरा बैंगनी पड़ने लगा। स्विश, अचानक एक प्रबल शक्ति ने यांग लियू की हरकत रोक दी और वुड उसके हाथों से छूट गया। तुम क्या कर रहे हो? यांग लियू गरजा। यूमो ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा शरीर रक्त लाल आभा से ढक गया था और उसके चारों ओर बिजली चमकने लगी। ये पहली बार था जब लैनकेके ने यूमो को इतने गंभीर रूप में देखा। चट चट, एक बिजली की चमक वुड के शरीर पर दौड़ गई। तभी उसके शरीर से पीले कागज का एक छोटा सा ताबीज धीरे धीरे ऊपर तैरने लगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गांव का मुखिया ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। अचानक उसे जैसे कुछ याद आ गया। चीची, चीची, मुझे माफ कर दो। चीची, मैंने तुम्हें नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा। वुड कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और बार बार चीची के सामने सिर झुकाने लगा। असल में पहले वुड चीची के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, वरना चीची उसे देखकर प्यार से अंकल वू नहीं कहती। लेकिन उस दिन जब उसने वुड को वुजियू पर्वत पर देखा, उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। इसी वजह से चीची इतनी डर गई थी कि उसके हाथ से अनार नीचे गिर गया था। क्या तुम इस ताबीज को पहचानते हो? यूमो ने वुड की ओर ध्यान दिए बिना गांव के मुखिया से पूछा। नहीं, मैं इसे नहीं पहचानता। मुखिया ने सिर हिलाया। यूमो की नज़र में इस दुनिया के सारे छल कपट कांच की तरह पारदर्शी थे। आज रात कोई भी यहाँ इकट्ठा मत होना। चीची को अपनी माँ से अच्छी तरह बात करनी है। यूमो ने ग्रामीणों से कहा। ठीक है चीची की माँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बुला लेना। ग्रामीण स्नेहपूर्वक बोले। और वुड का क्या करें? मुखिया ने यूमो से पूछा। उसे जाने दो। यूमो ने हाथ हिलाकर संकेत दिया। नहीं, चाहे किसी ने उसे नियंत्रित किया हो, लेकिन चीची की मौत उसके ही हाथों हुई है। यांग लियू ने वुड को घूरते हुए कहा। और क्या तुम्हें ये जानने में दिलचस्पी नहीं कि तुम्हारे गांव की बाकी लड़कियां जिंदा हैं या मर चुकी हैं? नहीं नहीं, वुड घबराकर बोला। मैं वुड, आसमान की कसम खाता हूँ, मुझे सिर्फ चीची वाली घटना याद है। बाकी किसी लड़की के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं। वुड, जब मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुमने चीची को देखा है, तब तुमने सच क्यों नहीं बताया? चीची की मां ने दर्द से पूछा। शुकन, मैं डर गया था, लेकिन सच में मुझे उस दिन कुछ याद नहीं। मेरे हाथ पैर मेरे काबू में नहीं थे। घर पहुंचते ही मैं गहरी नींद में सो गया। जब जागा तो यह मन का टूट चुका था। शुकन, कोई राक्षस था, उसी ने मुझे नियंत्रित किया था। कांपते हुए वुड ने अपने सीने से टूटा हुआ एक मनका निकाला। ये वास्तव में बौद्ध शारीर शरीरा है। यूमो ने उसके टुकड़े हाथ में लेते हुए कहा। अब समझ आया कि तुम्हें उस दिन की घटना कैसे याद आ गई। अमर गुरु, कृपया मेरी बात पर विश्वास कराए। शुकन, मैं तुमसे प्रेम करता था। मैंने हमेशा चीची को अपनी बेटी की तरह माना।
मैं इतना निर्दयी काम कैसे कर सकता हूँ? वुड बेचैनी से बोला। अमर गुरु, कृपया। चीची की माँ ने यूमो की ओर देखा। सब लोग वापस जाए। यूमो ने हाथ हिलाया और क्रोधित यांग लियू, चीची तथा उसकी माँ को घर के अंदर ले गया। यांग लियू को इस बात पर ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ कि यूमो की साधना उससे कहीं अधिक थी। आखिर यूमो उससे कई वर्ष बड़ा था। ग्रामीण अंतिम संस्कार का सामान आंगन में रखकर वापस चले गए। रुको, तुमने क्या सोचा था? तुमने वुड को जाने क्यों दिया? अब असली हत्यारे को कैसे पकड़ेंगे? कमरे में पहुंचते ही यांग लियू ने झुंझलाकर यूमो से पूछा। तुम्हें इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है? यूमो ने शांत स्वर में पूछा। बस मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, यांग लियू ने बाहें मोड़ते हुए कहा। आज रात गहरी नींद मत सोना। यूमो बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि फंगे गांव की इस यात्रा में उसे इतना बड़ा सुराग मिल जाएगा। अभी जो ताबीज उसने तोड़ा था उसे बनाए रखने के लिए अत्यंत शक्तिशाली धातु तत्व मेटल एट्रीब्यूट की शक्ति चाहिए थी। इसी कारण यूमो ने उसकी जांच के लिए फॉलिंग फ्लेम थंडर का उपयोग किया था। और इस धातु तत्व की शक्ति का स्रोत या तो कोई साधक था या फिर किसी की मूल आत्मा एसेंस सोल। दोनों ही स्थितियों में यह यूमो के लिए बेहद मूल्यवान था। अब फंगे गांव आने का उद्देश्य केवल चीची की इच्छा पूरी करना नहीं रह गया था। बहुत रात हो गई है अमर गुरु। मेरे घर में केवल 2 कमरे हैं, लेकिन गांव का मिट्टी का कान काफी बड़ा है। आपकी पत्नी और बच्चे मेरे और चीची के साथ एक कमरे में सो जाएं। और आप तथा श्री यांग दूसरे कमरे में सो जाए। चीची की माँ ने कहा। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। व्यवस्था सुनकर यांग लियू ने घबराकर तुरंत सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए श्री यांग, गांव का कान बहुत आरामदायक होता है। चीची की माँ मुस्कुराए। नहीं, मेरा मतलब वह नहीं। यांग लियू कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द ही नहीं निकल पाए। ठीक है के शी शिन, तुम लोग चीची के साथ जाकर आराम करो, यूमो ने कहा। सब लोग 2 समूहों में बढ़ गए और बाएं दाएं कमरों में चले गए। गांव के घर में फर्श साधारण सीमेंट का था और दोनों कमरों में दरवाजे भी नहीं थे, केवल एक पर्दा टंगा हुआ था। यूमो के साथ एक ही कमरे में अकेले रहकर यांग लियू को थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। क्या बात है? महान राजा लियू किसी के साथ कमरा साझा करने से डर रहा है? यूमो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कौन डर रहा है? यांग लियू जोर से बोला। गहरी रात। यांग लियू करवटें बदलता रहा लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसी समय एक बड़ा हाथ धीरे धीरे उसकी रजाई के अंदर घुस आया। हाँ, स्विश, एक खंजर बिजली की तरह चमका। लेकिन यांग लियू यूमो का चेहरा साफ देख पाता उससे पहले ही यूमो ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे कमरे से बाहर घसीट ले गया। अध्याय 72, आत्मा की चित्रकला। रात। फंगे गांव असाधारण रूप से शांत था, मानो सभी लोगों ने आपसी सहमति से अपने अपने घरों की बत्तियां बुझा दी हों। जहां फंघाई शहर की रात्रि जीवन काफी चहल पहल भरी थी, वहीं फंगे गांव के लोगों की यह परंपरा कुछ अलग ही लगती थी। तुम तो मुझे डराकर ही मार देते। अगर बाहर ही जाना था तो सीधे दरवाजे से निकल जाते। खिड़की से कूदने की क्या जरूरत थी? यांग लियू को यूमो घर से बाहर घसीटते हुए ले आया। आदत है, यूमो ने शांत स्वर में कहा। इतनी रात हो गई है, सोने की बजाय हम बाहर क्या कर रहे हैं? यांग लियू ने उनींदी आवाज में पूछा। नाटक बंद करो, मैं तुम्हें बाहर न भी लाता तब भी तुम्हें नींद नहीं आती। यूमो बोला। क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि चीची की मौत के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? यहीं इंतजार करो। दोनों चीची की माँ के कमरे की पिछली खिड़की के पास पहुंच गए। यहीं इंतजार करूं? यांग लियू के दिमाग में सवाल ही सवाल थे। जब उसने पलट कर देखा, यूमो पहले ही गायब हो चुका था। अरे, यांग लियू ने सावधानी से चारों ओर देखा लेकिन सचमुच वहां कोई नहीं था। खेल खेल रहे हो मेरे साथ? वह बड़बड़ाया। फिर भी वह वहां से नहीं गया और चुपचाप खिड़की के पास छिपकर बैठ गया। फंघे गांव, जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट था, गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। रात के समय केवल नदी के बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। और इसी नदी के उद्गम पर एक ऊंचा पर्वत था। यही वह स्थान था जहां फंघे गांव के लोग हर वर्ष पर्वत देवता की पूजा करते थे। लेकिन इस वर्ष पहाड़ों के बीच एक विशाल खुला मैदान था। जमीन पर ताजे रक्त से बना एक विशाल चित्र उकेरा गया था। उस विशाल अनुष्ठानिक मंडल के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटी लड़की का शव रखा था। वह लगभग 14 वर्ष की थी। उसके बाल छोटे नेजर की तरह 2 जूड़ों में बंधे थे। उसने चमकीले लाल रंग की पोशाक पहन रखी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। स्पष्ट था कि उसकी मृत्यु हुए काफ़ी समय बीत चुका था। उस लड़की के पास एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। उसने बांस की टोपी और बरसाती पहन रखी थी। उसकी भारी और कर्कश आवाज़ सुनकर शायद राक्षस भी कांप उठते। बेटी, तुमने बहुत कष्ट सहा है। 3 साल, पूरे 3 साल। आज रात आखिरकार सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हा 3 वर्ष पहले फंघे गांव एक अत्यंत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल था।
प्राकृतिक संसाधनों के कारण गांव वाले अच्छी खासी कमाई करते थे। कुछ लोगों ने तो शहर में मकान तक खरीद लिए थे, लेकिन अच्छे दिन ज्यादा समय तक नहीं टिके। एक दुर्घटना हुई। एक युवा दंपति पर्यटन के लिए फंघे आए थे। उन्होंने पहाड़ के झरने का पानी पिया। उसके बाद उन्हें विषाक्तता हो गई। उनकी आंखें रक्तम हो गईं, मुंह से दांत बाहर निकल आए। वे किसी शव विष से संक्रमित व्यक्ति जैसे दिखाई देने लगे। हालांकि उनका इलाज हुआ, फिर भी दुष्प्रभाव रह गए। उस दिन के बाद ऐसी घटनाएं लगातार होने लगीं। अस्पताल कारण नहीं खोज पाए। उस समय 100 से अधिक लोग प्रभावित हुए। उनमें फंघेई गांव के 12 ग्रामीण भी थे, जिनमें चीची की मां भी शामिल थी। बाद में पता चला कि पहाड़ी झरने के पानी में धातु तत्व का विष मौजूद था। इसके बाद सरकार ने उस पर्वत को पूरी तरह सील कर दिया। ग्रामीण अब पर्वत देवता की पूजा करने भी नहीं जा सकते थे। एक दिन गांव का मुखिया अपनी पोती के साथ पहाड़ की तलहटी में जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था। तभी अचानक एक आदमी लाल आंखों और नुकीले दांतों के साथ वहां आ पहुंचा। वह दौड़कर आया और मुखिया की पोती की बाह में काट लिया। खून फूट पड़ा। वह आदमी लालच से उसका खून पीने लगा। पोती की चीख सुनकर मुखिया दौड़ पड़ा। उसे लगा कि कोई और विषाक्त हो गया है। वह उस आदमी को तुरंत अस्पताल ले गया। जल्दबाजी में उसने अपनी पोती की बाह का घाव भी नहीं देखा। लेकिन बाद में अस्पताल से खबर आई, वह आदमी बिना किसी इलाज के पूरी तरह ठीक हो गया। यहाँ तक कि उसके शरीर में कोई दुष्प्रभाव भी नहीं बचा। अस्पताल ने जांच शुरू की। तब पता चला मुखिया की पोती के रक्त में एक अज्ञात तत्व था जो उस विष को निष्क्रिय कर देता था। और यहीं से त्रासदी की शुरुआत हुई। मुखिया ने अपनी पोती का रहस्य छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह केवल थोड़ा बहुत मोशन जादू जानने वाला एक बूढ़ा आदमी था। आखिरकार उसका रहस्य छिप नहीं सका। जिस आदमी को उसने अस्पताल पहुंचाया था, उसी ने सारी बात सबसे पहले दूसरों को बता दी। उस विष के दुष्प्रभाव झेल रहे बड़े अधिकारी और अमीर लोग गांव में उमड़ पड़े। वे सभी उस लड़की का रक्त लेना चाहते थे, यहाँ तक कि फंघेई गांव के वही 12 ग्रामीण भी, चीची की मां सहित। लेकिन गांव वालों के लिए आवश्यक रक्त मुखिया स्वयं भेज देता था। आखिर वे एक ही गांव के लोग थे, लेकिन बाद में वे बड़े लोग सीधे गांव आ पहुंचे। उन्होंने मुखिया की पोती का अपहरण कर लिया। महंगे कपड़े पहने उन प्रभावशाली लोगों से डरकर कोई ग्रामीण आगे नहीं आया। विष का दर्द इतना भयानक था कि कोई भी उसे एक दिन और सहना नहीं चाहता था। आखिरकार मुखिया की पोती का सारा रक्त निकाल लिया गया। जब उसे वापस लौटाया गया, वह केवल एक रक्तहीन शव रह गई थी। हाँ, अनुष्ठान के बीच रखी वही लड़की अग्नि तत्व फायर एट्रीब्यूट वाली विशेष शारीरिक संरचना रखती थी। हालांकि वह कोई सेंट फिजिक नहीं थी। पृथ्वी जैसे निम्न लोक में तत्व विशेष वाली देह वाले लोग पहले ही अत्यंत दुर्लभ थे। पूर्णिमा के चांद की ओर देखते हुए बांस की टोपी पहने बूढ़े ने धीरे धीरे दोनों हाथ उठाए। क्षण भर में रक्त रंग की असंख्य रेखाएं चमक उठीं। उसके हाथ में लगभग 3 मीटर लंबी एक विशाल तुलिका ब्रश प्रकट हुई। उसने शून्य में चित्र बनाना शुरू किया। एक एक रेखा, एक एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। आत्मा चित्रकला, सोल पेंटिंग। कुछ ही देर बाद लाल वस्त्रधारी लड़की जैसी दिखने वाली एक आत्मा प्रकट हुई, लेकिन वह अत्यंत धुंधली थी। उसमें आध्यात्मिक चेतना का कोई प्रकाश नहीं था। फिर दूसरी, तीसरी और इस प्रकार 14वीं आत्मा तक। यह मोशन कला की एक निषिद्ध विधि थी। आज तक कोई भी इसे सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाया था। इसके लिए 83 आत्माओं को पूरी तरह पीसकर उनके निकट संबंधियों के रक्त के साथ मिलाया जाता था। फिर उस मिश्रण से मृत व्यक्ति पर सोल पेंटिंग की जाती थी, ताकि उसे फिर से जीवित किया जा सके। इस सब का क्या अर्थ है? तुम जबरन पुनर्जन्म के नियम को बदल रहे हो। जिसे तुम जीवित करोगे, वह केवल एक चलता फिरता शव होगा। अचानक आए आवाज से बूढ़े के हाथ का ब्रश रुक गया। उसने सामने देखा। पास ही पत्थर की चौकी पर यूमो आराम से बैठा था, मानो उसे बूढ़े के काम से कोई मतलब ही न हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सचमुच एक अमर गुरु हो। लगता है मेरी नज़र अभी भी उतनी ही तेज है। वह बूढ़ा वास्तव में फंघेई गांव का मुखिया ही था। तुम्हारी पोती की आत्मा बहुत पहले ही पुनर्जन्म ले चुकी है। वह अब एक अमर गर्भ में जन्म ले चुकी होगी। संभव है कि जन्म लेते ही वह एक छोटी उच्च अमर सुपेरियर इमॉर्टल हो। फिर तुम ये सब करके अपने ऊपर व्यर्थ का कर्म क्यों लाद रहे हो? यूमो ने शांत स्वर में कहा। क्या तुम मुझे रोकने आए हो? मुखिया यूमो की बात बिल्कुल नहीं समझ पाया। उसकी आंखों में शत्रुता भरने लगी। मुझे तुम्हारे काम से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो उसके लिए आया हूँ। यूमो ने पहाड़ की दरार से बहते निर्मल झरने की ओर इशारा किया। अगर मेरे काम में दखल नहीं देना चाहते तो यहाँ से चले जाओ। मुखिया क्रोध से गरजा। अब उसके चेहरे पर दिन वाला सम्मान बिल्कुल नहीं था। मैं दखल नहीं दूंगा, इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे भी नहीं देंगे। यूमो मुस्कुराया। वह काफी देर से बूढ़े को चित्र बनाते देख रहा था। उधर यांगलियू का काम भी अब लगभग पूरा हो चुका था। उसी समय कई तेज टॉर्चों की रोशनी पूरे मैदान पर पड़ने लगी।
तुम सब। मुखिया ने चौंक कर देखा। पहाड़ पर गांव वाले चढ़ते चले आ रहे थे। उनके साथ 11 ऐसे आदमी भी थे जिनकी आंखें रक्त लाल थीं। वे उन सभी मृत लड़कियों के पिता थे। सोल पेंटिंग के लिए आवश्यक आत्मा मिश्रण तैयार करने हेतु आत्मा को 5 घोर अपवित्र प्रभाव 5 ईवल इन्फ्लुएंसेस सहने पड़ते थे। शारीरिक शरीर का विनाश, मृत्यु के समय की भयावह अभिव्यक्ति, भ्रम और असहायता, अत्यधिक घृणा और प्रतिशोध, नैतिक मर्यादा का पूर्ण अपमान। इन 5 घोर प्रभावों ने उन सभी लड़कियों की पूरी दुनिया ही चकनाचूर कर दी थी। मुखिया, आप तो फनघे गांव के प्रधान हैं। जब ग्रामीणों को पूरी सच्चाई पता चली तो वे शोक और क्रोध से भर उठे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब उनके अपने गांव के मुखिया ने किया है। अध्याय 73, कारण और परिणाम। हा 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 हा। अपनी योजना का भंडाफोड़ होते ही गांव के मुखिया के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। ये सब कर्मों का फल है, सब कर्मों का फल। यांग लियू ने भौहें सिकोड़ लीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि गांव के मुखिया के साथ कैसे पेश आए। उस समय उसकी अपनी पोती का जीवित रहते हुए पूरा खून निकाल लिया गया था। मुखिया की पोती के अपहरण को देखने वालों में वही 12 ग्रामीण भी थे जिनकी उसने पहले मदद की थी। संयोग से उन 12 परिवारों में भी लगभग 14 वर्ष की एक एक लड़की थी। कुछ न करना वास्तव में गलत था। चाहे कुछ भी हो, इंसान में साहस होना चाहिए। एक ओर अपनी पोती की मौत का बदला लेने वाला गांव का मुखिया था, दूसरी ओर अपनी बेटियों को खो चुके ग्रामीण थे। एक पल के लिए, यहाँ तक कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में रहने वाले यांग लियू को भी लगा कि मुखिया का बदला लेने का तरीका स्वाभाविक था। बस, उसने बदला लेने के लिए गलत लोगों को निशाना बनाया था। कुछ ही क्षण पहले वुडे को छोड़कर बाकी 11 ग्रामीणों के शरीर में मौजूद ताबीज पूरी तरह सक्रिय हो चुके थे। माओशान का शिष्य होने के कारण मुखिया की अंतर्दृष्टि अत्यंत तीव्र थी। उसे आभास हो गया था कि युनमो का आगमन उसकी वर्षों की योजना को नष्ट कर सकता है, इसलिए उसने पहले ही कदम उठाने का निश्चय किया। लेकिन दुर्भाग्य से ये 11 ग्रामीण यांग लियू के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकते थे। अगर यह अचानक किया गया हमला होता तो शायद वे सफल हो जाते, लेकिन आमने सामने। युनमो ने हाथ लहराया और उन 11 के शरीर में मौजूद सभी वज्र प्रतिस्थापन ताबीज वज्र सब्स्टिट्यूट टैलिस्मन्स को नष्ट कर दिया। इस बार उसने गिरती अग्नि वज्र फॉलिंग फ्लेम थंडर का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उन ताबीजों की शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी। जब 11 को होश आया और उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्हें यह तक याद नहीं था कि वे यहाँ क्यों आए थे और उन्होंने क्या किया था। मुखिया, क्या आपको हमें कोई जवाब नहीं देना चाहिए? गांव के पार्टी सचिव ने अपनी तंबाकू की थैली नीचे रख दी। इस समय उसके भीतर का क्रोध इतना अधिक था कि धूम्रपान की इच्छा भी दब गई थी। जवाब? तुम लोगों को जवाब दूं तो मेरी पोती को जवाब कौन देगा? मेरी पोती के लिए न्याय कौन करेगा? मुखिया की गर्जना पहाड़ों को हिला देने लगी। उसके हाथ का ब्रश गायब हो गया और उसकी जगह रक्तवर्ण धुंध चारों ओर फैलने लगी। जब मेरी पोती को जबरन उठाकर ले जाया गया था, तब तुम सब क्या कर रहे थे? क्या तुम जानते हो कि तुम लोगों के लिए वे 12 कटोरे खून मेरी पोती ने अपने हाथों से दिए थे? उसकी आवाज़ और भी भारी होती गई, मानो उसने अपनी आत्मा किसी दानव को बेच दी हो। रक्तवर्ण धुंध से घिरे ग्रामीणों के शरीर सुन्न पड़ने लगे और उनका मन भी शिथिल हो गया। मुखिया पागल हो गया है। वह हम सब के साथ मरना चाहता है। मुखिया की पीठ से रक्तरंजित पंख निकल आए और उसके मुंह से नुकीले दांत बाहर आ गए। उसी समय युनमो शांत स्वर में बोला, क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी पोती अगला जन्म 3 वर्ष की उम्र में ही मर गई। बकवास, मेरी पोती तो बहुत पहले मर चुकी है। मुखिया दहाड़ उठा। धड़ाम, एक बिजली आसमान से गिरी। क्षण भर में रक्तवर्ण धुंध समाप्त हो गई और उसकी पीठ के लाल पंख भी टूटकर बिखर गए। सब कुछ फिर से शांत हो गया। इतनी तेज, इतनी निर्णायक, इतनी सहजता से। मुखिया स्तब्ध रह गया। माओशान की 100 वर्षों पुरानी दानव दमन शाप विद्या डेमन सप्रेशन कर्स एक ही पल में इस बाहरी व्यक्ति द्वारा नष्ट कर दी गई थी। युनमो ने ऐसे हाथ झटका जैसे किसी मच्छर को भगा रहा हो। उसे पता था कि बूढ़ा मुखिया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। लियू शियुचिन की कब्र से प्राप्त वह कांस्य दर्पण फिर से युनमो के हाथ में प्रकट हुआ। उसने उसे आगे बढ़ाया। क्षण भर में दर्पण विशाल हो गया और पर्वत के ऊपर हवा में तैरने लगा। उस पर धुंध छा गई। फिर उसमें मुखिया की पोती दिखाई दी। वह बेहद प्यारी बच्ची थी। उसकी मुस्कान मीठी थी, उसकी आंखें चमकदार थीं। जन्म के समय उसके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था और रंग बिरंगे पक्षी छत की कड़ियों पर मंडरा रहे थे। वह किसी अज्ञात अमर लोक का स्वर्गीय संसार था। दृश्य बदला। 3 वर्ष बाद जिस परिवार में वह जन्मी थी, उसका निर्मम नरसंहार कर दिया गया। 3 वर्ष की छोटी बच्ची अपनी माँ के कपड़े पकड़कर रो रही थी। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। ये स्पष्ट नहीं था कि वह उसका अपना खून था या उसकी माँ का। छपाक, एक अमर अवशेष तलवार इमॉर्टल रेलिक स्वॉर्ड उसके सीने में आर पार हो गई। उसका छोटा सा जीवन वहीं समाप्त हो गया। उसकी आत्मा ऊपर उठी। मृत्यु का आभामंडल उसे घेरने लगा।
उसका स्वर्णिम प्रकाश लुप्त हो गया। दृश्य वहीं स्थिर हो गया। सभी ग्रामीण स्तब्ध रह गए। मुखिया भी फूट फूट कर रोने लगा। युनमो शांत स्वर में बोला, इस संसार में हर चीज कारण और परिणाम से जन्म लेती है। मूल रूप से तुम्हारी पोती के रक्त ने लगभग 100 लोगों का जीवन बचाया था। उसके माथे पर अपार पुण्य संचित हो चुका था, लेकिन तुम्हारे कर्मों ने पुनर्जन्म के प्राकृतिक क्रम को बिगाड़ दिया। तुमने निषिद्ध विद्या का प्रयोग किया। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी माओशान शाखा इन्हें निषिद्ध कला क्यों कहती है? पोती, मेरी पोती। मुखिया रोता हुआ पहाड़ों की ओर बढ़ने लगा, मानो उसकी आत्मा ही निकल गई हो। उसके मन में केवल अपनी छोटी सी पोती की मुस्कान घूम रही थी। अगले जन्म में भी वह बिल्कुल वैसी ही थी, मासूम, चंचल, जीवंत। धप। मुखिया घुटनों के बल कांस्य दर्पण के सामने बैठ गया। ग्रामीण कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन वे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। जब वे उसके पास पहुंचे, उन्होंने देखा एक काली लकड़ी की शाखा उसके सीने को भेद चुकी थी। युनमो धीरे से बोला, यिनहुन लकड़ी, जो 9 जन्मों तक आत्मा को काट देती है। यिनहुन लकड़ी से आत्महत्या करने का अर्थ था कि आत्मा 9 जन्मों तक नरक में भटकेगी और उसके बाद ही पशु योनि में पुनर्जन्म पाएगी। धिक्कार है, क्या वह ऐसे ही मर गया? ये तो उसके लिए बहुत आसान मौत हुई। यांग लियू असंतोष से बोला। ग्रामीण भी कुछ समय तक स्तब्ध खड़े रहे। शुरू से अंत तक युनमो की इस पूरे मामले में कोई रुचि नहीं थी। वह केवल पर्वत के झरने में मौजूद उस वस्तु के लिए आया था। क्षण भर में उसका शरीर गायब हो गया। अगले ही पल वह झरने के उद्गम पर पहुंचा। पानी के भीतर एक चमकदार स्वर्ण धातु सार मेटल एसेंस पड़ा था, जो तेज प्रकाश बिखेर रहा था। उसे हाथ में लेते ही युनमो को उस कहावत पर व्यंग्यपूर्ण हंसी आ गई, जिस चीज को हर जगह खोजा जाए वह अक्सर सामने ही पड़ी होती है। उसने तो अभी ढूंढना भी शुरू नहीं किया था। धातु तत्व की विषाक्तता मनुष्य के भीतर छिपी आदिम पशु प्रवृत्ति को जागृत कर देती थी, जबकि मुखिया की पोती का शरीर अग्नि तत्व वाला था। अग्नि धातु को दबा देती है, इसलिए दोनों एक दूसरे को निष्क्रिय कर देते थे। क्या दुर्भाग्य था! यदि उस समय इतने लोगों को जहर न दिया गया होता, यदि सभी लोगों के मन में थोड़ी सी दया होती, यदि मार्शल आर्ट्स की दुनिया इतनी निर्दयी न होती, यदि मुखिया की पोती का रहस्य उजागर न हुआ होता, यदि वह ऐसे युग में जन्मी होती जहां युद्ध और रक्तपात न होते। लेकिन ऐसा युग आखिर कहाँ है? योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बहुत पहले से ही मानव समाज का नियम बन चुकी है। स्वर्ण धातु सार को लेकर युनमो सीधे यानफुलो पहुंचा और ताती की टूटी फूटी झोपड़ी के सामने जा खड़ा हुआ। खखार, लड़के, तुम तो बहुत तेज निकले। सिर्फ 2 दिन, ताती आश्चर्य से बोला। बस संयोग से एक मिल गया। युनमो ने धातु सार खिड़की से झोपड़ी के भीतर फेंक दिया। इस बूढ़े की नज़र सचमुच सही निकली। मैं अपना पहले वाला 1 साल का समय वापस लेता हूँ। मैंने तुम्हें कम आंका था। 8 दिन, 8 दिनों में 5 तत्वों के सार इकट्ठा कर लो। क्या कहते हो? ताती उत्साह से चिल्लाया। युनमो ने केवल एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। इसके बाद वह और समय बर्बाद किए बिना यानफू लोक से लौट आया। उस रात चीची की मां को छोड़कर शानहे गांव का लगभग कोई भी व्यक्ति सो नहीं पाया। यांग लियू भी उसी रात गांव छोड़कर चला गया, चाहे निराशा के कारण या किसी और वजह से। उसने अनार वाली लड़की का इनाम नोटिस सीधे युनमो के पास छोड़ दिया। अध्याय 74, कुत्ते कुत्तों को काटते हैं। अगली सुबह गांव का माहौल असामान्य रूप से भारी और उदास था। गांव के प्रवेश द्वार पर 2 ताबूत रखे थे। एक गांव के मुखिया का था और दूसरा उसकी पोती का। युनमो वास्तव में गांव के मुखिया के बदला लेने के तरीके को तुच्छ समझता था। वह समझ सकता था कि मुखिया अपनी पोती की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन यदि बदला लेना ही था तो सबसे पहले उन बाहरी उच्च अधिकारियों और धनवान लोगों से लेना चाहिए था। अपने ही गांव वालों को पहले निशाना बनाना, ये तो घर के लोगों पर ही अत्याचार करना था। हालांकि जब युनमो ने धातु तत्व सार मेटल एसेंस प्राप्त किया, तभी उसे उन लोगों के भविष्य का भी पता चल गया था जिन्होंने मुखिया की पोती का रक्त पिया था। यदि वह लड़की जीवित रहती तो शायद सब ठीक रहता, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके रक्त में मौजूद अग्नि तत्व, जो अब तक धातु विष को दबाए हुए था, पूरी तरह फट पड़ेगा। 1 वर्ष के भीतर उन लोगों के पूरे शरीर पर मवाद भरे घाव निकल आएंगे और अंततः वे मवाद से भरी पीड़ा में मर जाएंगे। जहां तक उन ग्रामीणों का प्रश्न था जिन्हें मुखिया की पोती ने स्वयं अपना रक्त दिया था, कोई नहीं जानता था कि वे इस विपत्ति से बच पाएंगे या नहीं। ... सुंदर पहाड़, स्वच्छ नदियां, मनमोहक दृश्य। युनमो नहीं चाहता था कि उसकी दोनों बेटियां इस पूरे मामले के बारे में जानें। आखिर इस बार शानहे गांव आने का दूसरा उद्देश्य दोनों बच्चियों को घुमाने लाना भी था। चीची की उपस्थिति के कारण उसकी मां भी इस छोटे से पर्यटन दल में शामिल हो गई, क्योंकि 3 दिनों बाद चीची को पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करना था। अब उसकी मां इस सच्चाई को स्वीकार कर चुकी थी। वह चाहती थी कि इन अंतिम 3 दिनों में वह अपनी बेटी के साथ खुशियों से समय बिताए, क्योंकि युनमो ने कहा था,
अगले जन्म में चीची का जन्म अवश्य ही एक प्रतिष्ठित परिवार में होगा। उसे कभी भोजन और वस्त्र की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आखिर इस जीवन में उसने जितने दुख सहे थे वे उसके पिछले जन्मों के लगभग सभी पापों का प्रायश्चित करने के लिए पर्याप्त थे। ग्रामीणों ने आपसी समझदारी से उन 12 आदमियों को पिछली रात की घटना का वास्तविक कारण नहीं बताया। जहां तक वुडे की बात थी, वह तो भय के कारण पूरी तरह चुप हो चुका था। अब वह अपने ही घर में बंद रहता था, यहाँ तक कि शौचालय जाने की भी हिम्मत नहीं करता था। उसे डर था कि कहीं अचानक चीची उसके सामने प्रकट न हो जाए। एक गहरी सांस भरते हुए, जिस वैवाहिक भाग्य के अनुसार उसका और चीची की मां का एक होना तय था, वह इस जन्म में अब कभी पूरा नहीं हो सकता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर जब युनमो का परिवार फानगहे गांव में घूम रहा था, उसी समय फैंग परिवार, युन परिवार और सु परिवार तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों में लगे हुए थे। फैंग परिवार के मुखिया फैंग लंबे समय से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। शांगजिया पर्वत के खनन अधिकार मिलते ही उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए सभी खनन उपकरण तैयार करवा दिए। पूरे फैंग परिवार को लेकर वे शांगजिया पर्वत पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके सामने ऐसा दृश्य आया जिसे पृथ्वी के इतिहास में दर्ज किया जा सकता था। फैंग परिवार के शिष्य, किसी के हाथ में फावड़ा, किसी के हाथ में कुदाल, सिर पर हेलमेट, पैरों में भारी जलरोधी जूते, सब उस 8000 मीटर ऊंचे बादलों को भेदते सीधे पर्वत के सामने खड़े थे। सबके चेहरे पर एक ही प्रश्न था, खनन शुरू कहां से करें। पूरा दिन सोचने के बाद भी उन्हें कोई उपाय नहीं मिला। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी रात जब ड्रैगन सोल को पता चला कि पूरा फैंग परिवार शांगजिया पर्वत की ड्रैगन शिरा खोदने पहुंचा है, उन्होंने तुरंत 2 वरिष्ठ बुजुर्गों को वहां भेज दिया। जब से इस खनिज शिरा का समाचार फैला था, सरकार ने पूरे क्षेत्र को राष्ट्रीय प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया था। आखिर यह चीन की राष्ट्रीय भाग्य रेखा से जुड़ा हुआ मामला था। ड्रैगन सोल के लोगों को देखकर फैंग परिवार तनिक भी नहीं डरा। उन्होंने सीधे शांगजिया पर्वत का आधिकारिक खनन लाइसेंस सामने रख दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लिडू ब्यूटी स्किन का अध्यक्ष, धिक्कार है, एक साधारण स्किनकेयर कंपनी चीन की ड्रैगन शिरा खोदने की हिम्मत करती है। ड्रैगन सोल के महान बुजुर्ग ने क्रोध में आकर खनन अनुबंध को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वैसे भी पिछले 2 दिनों से उनका मन पहले ही खराब था। ड्रैगन सोल की नई नीति लागू होने के बाद समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फैंग जियांग ने नाराज होकर कहा, क्या ड्रैगन सोल पूरे चीनी मार्शल आर्ट्स जगत पर शासन करना चाहता है? क्या तुम्हारा घमंड आसमान छूने लगा है? क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि 10 साल पहले वाला समय चल रहा है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 10 वर्ष पहले ड्रैगन सोल वास्तव में चीन की धर्मरक्षक शक्ति थी। युद्ध देवता निये तियानलोंग के नेतृत्व में उन्होंने मार्शल लॉ स्थापित किया था और पूरे चीनी मार्शल आर्ट्स जगत में 10 वर्षों तक शांति बनाए रखी थी। लेकिन 10 साल बाद विदेशी शक्तियों के लगातार आक्रमण और पृथ्वी पर अजीब अस्तित्वों के प्रकट होने, जो यूरोपीय भाषाएं बोलते थे लेकिन पृथ्वी के निवासी नहीं लगते थे, इन सब के कारण ड्रैगन सोल 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला, पुराने सदस्यों का मुख्य दल जिसका कार्य चीन की सुरक्षा करना था। दूसरा, पूर्व सदस्यों द्वारा स्थापित नया ड्रैगन सोल संगठन। इस संगठन में कोई भी चीनी मार्शल कलाकार, यदि वह ग्रैंड मास्टर या उससे ऊपर हो, पंजीकरण करा सकता था। इसके बदले वह संगठन के मिशन पूरे करके साधना संसाधन प्राप्त करता। पिछले 10 वर्षों में ड्रैगन सोल की उदार नीति ने पूरे चीनी मार्शल आर्ट्स जगत को फिर से समृद्ध बना दिया। लेकिन इसके दुष्परिणाम भी थे। कुछ लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे, कुछ लोग ड्रैगन सोल का नाम लेकर लोगों को ठगने लगे, और कुछ ने अपनी निजी शक्तियां बढ़ानी शुरू कर दीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महान बुजुर्ग ने दांत भींचते हुए कहा, चाहे 10 साल पहले हो या 10 साल बाद, तुम्हारा फैंग परिवार अभी भी चीन का हिस्सा है। मार्शल लॉ की धारा 43, जो भी राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाएगा वह देशद्रोही माना जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। देशद्रोही। फैंग जियांग क्रोध से चिल्लाया, देशद्रोही तुम्हारा सिर, कौन जाने निये तियानलोंग किसी मचान पर कब का मर चुका हो। तुम जैसे निकम्मे जो दिव्य संपर्क डिवाइन कनेक्शन के 5वें स्तर तक भी नहीं पहुंचे, मेरे फैंग परिवार को चुनौती देने की हिम्मत करते हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब तक वह स्वयं को रोक रहा था, लेकिन अब उसका धैर्य टूट चुका था। बूढ़े, ड्रैगन सोल का सम्मान करते हुए मैंने कितनी मुश्किल से यह खनन अधिकार प्राप्त किए, और अब तुम मुझे देशद्रोही कहते हो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। उसने हाथ हिलाया। फैंग परिवार के 5 दिव्य संपर्क विशेषज्ञ आगे बढ़ गए। अब समझ में आया कि वे यून परिवार को चुनौती देने का साहस क्यों रखते थे। 5 दिव्य संपर्क विशेषज्ञ, उनमें से एक 5वें स्तर का भी था, हालांकि उसका एक हाथ नहीं था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महान बुजुर्ग गुर्राया, क्या लड़ना चाहते हो?
वैसे भी उसका गुस्सा पहले से भरा हुआ था, उसे केवल बहाना चाहिए था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फैंग जियांग भी क्रोध से कांप रहा था। शांगजिया पर्वत के खनन अधिकारों के लिए वह पहले युन परिवार गया, फिर शी परिवार, और इसी कारण उनके महान बुजुर्ग का एक हाथ भी कट चुका था। अब वह पीछे हटने वाला नहीं था। हमारा फैंग परिवार इस आध्यात्मिक शिरा पर अधिकार करके रहेगा। यदि रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। यदि फैंग परिवार का मुखिया दिव्य क्षेत्र डिवाइन रेल्म में पहुंच गया तो चाहे ड्रैगन सोल के 8 महान गुरु भी सामने हों, उसे बोलने का पूरा अधिकार होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महान बुजुर्ग दहाड़ा, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, करके दिखाओ। धड़ाम। फैंग जियांग के एक प्रहार से बादलों को चीरती पर्वत चोटी में विशाल गड्ढा बन गया। धिक्कार है, सबको पकड़ लो। महान बुजुर्ग गरज उठा। यही अंतिम चिंगारी थी। क्या मैं तुमसे डरता हूँ? सब लोग हमला करो। फैंग परिवार भी पीछे नहीं हटा। क्षण भर में शांगजिया पर्वत पर धूल और पत्थरों का तूफान उठ गया, लेकिन वह 8000 मीटर ऊंची पर्वत चोटी फिर भी अडिग खड़ी रही। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सु परिवार। युनमो द्वारा सौंपा गया कार्य पूरा करने के लिए सु लॉन्ग कई दिनों से दिन रात काम कर रहा था। वह पूरे देश में सु परिवार की औषधि दुकानों का तेजी से विस्तार कर रहा था। केवल 3 दिनों में सु परिवार की शाखाएं पूरे देश में फैल गईं, लेकिन पूरा देश उलझन में था। आखिर सु परिवार कर क्या रहा था? क्योंकि वे केवल दुकानें खोल रहे थे, लगातार, एक के बाद एक, लेकिन न तो कोई सामान बेच रहे थे और न ही कोई भंडारण कर रहे थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युन परिवार। गिरते प्रेत पुष्पों फॉलिंग घोस्ट फ्लावर्स का समुद्र प्राप्त करने के बाद उन्होंने भी पूरे परिवार को औषधि अनुसंधान में लगा दिया। उनका उद्देश्य था ऐसी औषधि बनाना जो घाव और बीमारियां ठीक कर सके। यहाँ तक कि दवा का नाम भी लगभग तय हो चुका था। संभवतः बहुत जल्द युन परिवार की औषधियां बाजार में आने वाली थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर जब छिन को वह दस्तावेज मिला जिसमें 47% शेयर उसके नाम स्थानांतरित किए गए थे, वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने अनुबंध को दर्जनों बार पढ़ा, लेकिन उसे उसमें एक भी कानूनी कमी नहीं मिली। वह समझ ही नहीं पा रही थी लानके के आखिर करना क्या चाहती है। क्या उसके पास इतना पैसा है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ खर्च करे? क्या वह सचमुच किसी को यूं ही पैसा बांट रही है? लेकिन लियू परिवार वाली घटना के बाद छिन अब लानके को वैसी चरित्रहीन स्त्री नहीं मानती थी जैसा लोग अफवाहें फैलाते थे। बहुत देर तक सोचने के बाद आखिरकार उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। लिडू ब्यूटी स्किन उसके जीवन भर की मेहनत थी, वह इसे किसी और के हाथों में जाने नहीं दे सकती थी। लेकिन जब छिनली ने बताया कि फैंग परिवार ने भी शी परिवार के 17% शेयर केवल 1 अरब युआन में खरीद लिए हैं, तो छिन का दिमाग एक बार फिर पूरी तरह सुन्न हो गया। अध्याय 75 किंगमिंग दीपक पुनर्जन्म में प्रवेश। 3 दिन। युनमो की दोनों छोटी बेटियां पूरे 3 दिनों से स्कूल नहीं गई थीं, लेकिन क्योंकि छुट्टी उनके माता पिता ने ली थी, इसलिए शिक्षकों को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। वे केवल युनमो को सलाह दे सकते थे कि बच्चों को जल्द से जल्द वापस स्कूल भेज दें। तीसरे दिन की रात युनमो, लानके, वांग शियुचिन, झांग चीची, युनशी और युनशिन 6 लोग पहाड़ी की ढलान पर बैठकर तारों भरे आकाश को देख रहे थे। पापा, दादी लियू आसमान में कौन सा तारा बनेंगी? शी ने पूछा। बिल्कुल सबसे चमकीला तारा, युनमो ने बिना सोचे जवाब दिया। नहीं नहीं, भविष्य में सबसे चमकीले तारे तो पापा और मम्मी होंगे। शिन मुस्कुराए। युनमो हल्का सा हंस पड़ा। ये लड़की दिन ब दिन और भी शरारती होती जा रही थी। ये दृश्य सचमुच मन को भारी कर देने वाला था। चीची, पापा जल्द ही तुम्हें वहां भेज देंगे, हो सकता है कि फिर हम कभी न मिलें। शी और शिन उदासी से बोलीं। शी, शिन, मैं भी दूसरी दुनिया में तुम्हें जरूर याद करूंगी, चीची ने कहा। वाह! चीची की माँ आखिरकार टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, अंकल वुड वास्तव में अच्छे इंसान हैं, और अंकल जिंग भी अच्छे हैं, चीची समझदारी से बोली। उधर वुड अभी भी रजाई में छिपा कांप रहा था। उसे जरा भी पता नहीं था कि उसे अभी अभी अच्छा इंसान का कार्ड मिल गया है। चीची, माँ को अब नहीं रोना चाहिए। अमर गुरु तुम्हें एक खुशहाल जीवन देने वाले हैं। ये तुम्हारे लिए पुनर्जन्म का अवसर है, तुम्हें इसे संजोना चाहिए। चीची की माँ आंसुओं के बीच बोली। बाकी 12 लड़कियों को तो यह अवसर भी नहीं मिला। चलने का समय हो गया। युनमो के हाथ में कमल के आकार का एक हल्का हरे रंग का दीपक प्रकट हुआ। यानफू पर्वत निवास की किंगमिंग दीपक की हरी रोशनी के साथ अधोलोक का मार्ग धीरे धीरे प्रकट होने लगा। शी और शिन दोनों चीची के दोनों ओर चलती हुई उसे अधोलोक के द्वार तक लेकर गईं। चीची की माँ भी जल्दी जल्दी उनके पीछे चली, क्योंकि युनमो ने एक तरीका सोच लिया था। शायद माँ और बेटी का संबंध अगले जन्म में भी जारी रखा जा सकता था।
लेकिन इसकी कीमत होती चीची के इस जन्म के संचित पुण्य का समाप्त हो जाना। एक विशाल मार्ग सीधे अधोलोक की ओर जाता था। लान के चीची की मां के साथ चल रही थी जबकि युनमो तीनों बच्चों को पुनर्जन्म की आंख आई ऑफ रिइनकार्नेशन के पास ले गया। भूतलोक के नए पुल नाई ब्रिज या पुनर्जन्म की खाई अबिस ऑफ रिइनकार्नेशन से अलग। इस पुनर्जन्म की आंख में केवल वही आत्माएं प्रवेश कर सकती थीं जिन्हें सच्चे अमर ट्रू इमॉर्टल या उससे उच्च स्तर का अमर स्वयं मार्ग दिखाए। भूतलोक की तुलना में यहाँ पुनर्जन्म लेने वाली आत्माएं अधोलोक के दिव्य प्रकाश नेदर रेडियंस से स्नान करती थीं और बैंगनी दिव्य ऊर्जा पर्पल चीक से आच्छादित होती थीं। ऐसी आत्माओं का अगला जन्म निश्चित रूप से असाधारण सौभाग्य वाला होता। लेकिन एक बात दोनों जगह समान थी, चाहे कोई कहीं भी पुनर्जन्म ले, मनुष्य बनते ही पिछले सभी जन्मों की स्मृतियां पूरी तरह समाप्त हो जाती थीं। पापा, कितनी बड़ी आंख है, क्या चीची को बस इसमें कूदना है? शिनशिन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, इसकी पुतली ही पुनर्जन्म के द्वार का प्रवेश है। चीची, जाओ, युनमो ने कहा। चीची मुड़ी, उसने पीछे खड़े सभी लोगों के चेहरे अपने हृदय में गहराई से अंकित कर लिए। अलविदा, चीची, दोनों छोटी लड़कियां विदा दे रही थीं। शायद वे बिछड़ने का अर्थ अभी पूरी तरह समझती नहीं थीं। शिनशिन, शी, भाई युन, माँ, अलविदा, इतना कहकर चीची तुरंत मुड़ी और पुनर्जन्म की आंख में कूद गई। लगता है रिश्तों की पदवी थोड़ी गड़बड़ हो गई। युनमो के माथे पर फिर एक काली लकीर उभर आई। चीची के पुनर्जन्म की आंख में प्रवेश करते ही युनमो ने एक हाथ से मुद्रा बनाई और अधोलोक के प्रकाश में जो चीची की आत्मा का मार्गदर्शन कर रहा था एक सीमा चिन्ह बाउंड्री मार्कर अंकित करना शुरू किया। साधना जगत में सीमा चिन्ह किसी एक तारे को केंद्र बनाकर चारों दिशाओं में फैलने वाले विशेष चिन्ह होते थे। साधक अपनी दिव्य चेतना से उन्हें महसूस कर सकते थे और युनमो जिस सीमा चिन्ह को अंकित करना चाहता था वह था चीची का घर। यह विचार उसे तीसरे दिन अचानक आया था। उसने पहले ही चीची की मां से अनुमति मांगी थी, लेकिन अब तक उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया था। इसलिए युनमो स्वयं, रुकिए, सीमा चिन्ह पूरा होने से पहले ही चीची की मां ने कसकर युनमो का हाथ पकड़ लिया। नहीं, अब नहीं, चीची को एक बेहतर जीवन मिलना चाहिए, एक नई शुरुआत, ऐसी मां जो उससे और भी ज्यादा प्यार करे और ऐसा पिता जो उसे और भी ज्यादा स्नेह दे। चीची की मां के इस निर्णय ने युनमो के मन में उनके लिए गहरा सम्मान उत्पन्न कर दिया। लानके के बगल में खड़ी रो रही थी। उसे अपनी मां की याद आ गई। यही तो मातृत्व का प्रेम था। ... अगले दिन खुशियों से भरे संगीत की धुनों के बीच चीची के शरीर को शांतिपूर्वक दफना दिया गया। यह उत्सव का संगीत विशेष रूप से चीची की मां ने ही मंगवाया था। उन्होंने सफ़ेद शोक पुष्पों की जगह लाल फूल लगवाए। यह अंतिम संस्कार नहीं था, ये तो मानो एक उत्सव था। चीची की मां रोई नहीं, बल्कि मुस्कुराए। हाँ, वह मुस्कुरा रही थी। चीची को एक नया जीवन मिल चुका था, एक नई दुनिया। एक पुरानी जर्जर वैन धीरे धीरे फंगे गांव से बाहर निकल गई। शांतिपूर्वक चली गई, अपने साथ एक बादल तक नहीं ले गई। उसी सुबह पूरे फंघाई शहर के सभी सैन्य अड्डों पर हड़कंप मच गया। यहाँ तक कि फंघाई के मेयर भी चौंक उठे। लेकिन तुरंत बाद आए एक सैन्य आज्ञा ने सभी को बिना अनुमति कोई कार्रवाई करने से रोक दिया। ड्रैगन सोल के 8 सोल मास्टर्स में से एक लिन श्वांगवा स्वयं साइलेंट एम्परर पवेलियन मोदी पवेलियन के मामले को सुलझाने के लिए आया। उसके साथ ड्रैगन सोल के 2 बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग और वर्तमान सेलेस्टियल मास्टर डाओ के प्रमुख डिवाइन वॉइड डाओस्ट भी थे। जब डिवाइन वॉइड को पता चला कि ड्रैगन सोल साइलेंट एम्परर पवेलियन जा रहा है तो उसने अपने सभी कार्य तुरंत छोड़ दिए। उसने सामान तक नहीं बांधा और सीधे ड्रैगन सोल मुख्यालय पहुंच गया। ल्यू परिवार पर लगाए गए उस दिव्य स्तर के डाओ टैलिस्मैन की छवि अभी भी उसके मन में घूम रही थी। जितना अधिक वह उसका अध्ययन करता उतना ही उसे लगता कि मोदी पवेलियन का पवेलियन मास्टर अथाह गहराई वाला व्यक्ति है। वह पूरी तरह आश्वस्त था कि वह अवश्य ही युगांत सेलेस्टियल मास्टर एंड ऑफ ईरा सेलेस्टियल मास्टर होगा। एल्डर लिन, मोदी पवेलियन के साथ हम केवल मित्रता कर सकते हैं, शत्रुता नहीं। मैं तुम्हें बस इतना ही कह सकता हूँ, डिवाइन वॉइड बोला। सेलेस्टियल मास्टर, निश्चिंत रहें, इस बार हमारा उद्देश्य केवल पहले की गलतफहमियों को दूर करना है, लिन श्वांगवा ने उत्तर दिया। ड्रैगन सोल और साइलेंट एम्परर पवेलियन के बीच हुए पूरे विवाद को समझने के बाद लिन श्वांगवा स्वयं एलिगेंट स्टूडियो पहुंचा। वह पवेलियन मास्टर मोदी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता था, लेकिन ल्यू परिवार का बुजुर्ग और मृत जिंग शेंग दोनों किसी दूसरे सोल मास्टर के अधिकार क्षेत्र में थे। लिन श्वांगवा के पास उनके मामलों की जांच करने या वर्षों पहले दिए गए आदेश को बदलने का अधिकार नहीं था, क्योंकि चीन अब धीरे धीरे अस्थिर होता जा रहा था। फंघाई शहर का सनफ्लावर ऑर्फनेज और सनफ्लावर नर्सिंग होम इसका एक उदाहरण था। ऐसी घटनाएं देश भर में हो रही थीं। अधिकतर मामलों में लोग खजाने या लाभ के लिए हत्या कर रहे थे। ये सब मार्शल आर्ट्स की दुनिया और साधना जगत दोनों में सामान्य बात थी।
ड्रैगन सोल की शक्ति न बहुत अधिक थी और न बहुत कम। विदेशी शत्रुओं का सामना करने के लिए उन्हें अब भी चीन के सभी मार्शल कलाकारों की संयुक्त शक्ति की आवश्यकता थी। सेलेस्टियल मास्टर डिवाइन वॉइड, यही मूर्ति पवेलियन के पवेलियन मास्टर का निवास है। हालांकि लिन श्वैंगवा और डिवाइन वॉइड दोनों ही डिवाइन कनेक्शन रेल्म के 9वें स्तर पर थे, फिर भी लिन श्वैंगवा डिवाइन वॉइड की ओर देखते समय हल्का सा सम्मानपूर्वक झुक गया। एलिगेंट स्टूडियो, दरवाजे पर लिखे ये 2 अत्यंत आकर्षक अक्षर डिवाइन वॉइड की दृष्टि को तुरंत बांधकर स्थिर कर गए। यह न मार्शल डाउ का आकर्षण था, न अमर जगत का अमर आकर्षण, बल्कि दिव्य आकर्षण, डिवाइन चार्म। एलिगेंट स्टूडियो के ये दोनों शब्द स्वयं दिव्य लेखन, डिवाइन कैलिग्राफी थे। सेलेस्टियल मास्टर डिवाइन वॉइड, लिन श्वैंगवा ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन डिवाइन वॉइड मानो ध्यानावस्था मेडिटेशन में प्रवेश कर चुका था। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था। लॉर्ड सोल मास्टर, सेलेस्टियल मास्टर को क्या हो गया? क्या वे स्टिलनेस में प्रवेश कर गए हैं? जैसे ही उसके साथ आए एक शिष्य ने ये कहा, लिन श्वैंगवा ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। सेलेस्टियल मास्टर के बारे में असावधानी से मत बोलो, पहले अंदर चलते हैं। अध्याय 76, यांग यू और याइक भाग 1। एलिगेंट स्टूडियो हमेशा की तरह शांत था। चारों ओर केवल धीमी बातचीत की आवाज़ें और किताबों के पन्ने पलटने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जब दरवाजे पर 3 लंबे चौड़े बुजुर्ग दिखाई दिए तो प्रवेश द्वार के पास बैठे कई ग्राहकों की नज़र अनायास ही उनके सीने पर लगे छोटे छोटे बैजों पर पड़ी। अरे अरे अरे, देखो, ड्रैगन सोल वाले फिर आ गए। इस बार फिर हिसाब चुकता करने तो नहीं आए। लेकिन बॉस तो 3 दिनों से वापस ही नहीं आया। क्या बॉस भाग गया? बकवास मत करो, एक छोटी लड़की ने बताया था कि बॉस अपने पूरे परिवार के साथ घूमने गया है। अरे, पिछली बार मैं तुमसे शर्त हार गया था, मेरा मन अभी भी नहीं भरा। एक और बाजी लगाते हैं। जरा शर्म करो, पहले पिछली शर्त का हिसाब चुकाओ, फिर मेरे साथ नई शर्त लगाना। सही कहा, उधार तक नहीं चुका सकता और फिर भी शर्त लगाने चला आता है। ठीक है, एक और बाजी। अगर इस बार सच में मुझे हरा दिया तो मूल रकम और ब्याज सब लौटा दूंगा। 6, तो बोल, मानता है या नहीं? ठीक है, इस बार किस बात पर शर्त? ही, इस बार शर्त लगाते हैं कि ड्रैगन सोल के ये लोग सही सलामत बाहर निकल पाएंगे या नहीं। इस बार सच में? बिल्कुल सच। ठीक है, मैं शर्त लगाता हूं कि ये सब सुरक्षित चले जाएंगे। तो मैं शर्त लगाता हूं कि इनमें से कम एक तो मरेगा। अगर इस बार भी पैसे नहीं दिए तो सावधान रहना, तुम्हारे घर की दीवारों पर स्प्रे से पेंट कर दूंगा। नमस्कार, क्षमा कीजिए, क्या एलिगेंट स्टूडियो के मालिक यहाँ हैं? लिन श्वैंगवा ने एक ग्राहक के पास जाकर धीमी आवाज में पूछा। आलसी ग्राहक की आंखें फैल गईं। क्या बात है, इस बार ड्रैगन सोल वाले झगड़ा करने नहीं आए? अरे, स्क्रिप्ट ही बदल गई। जोर से चिल्लाओ, थोड़ा शोर मचाओ, इतनी धीरे क्यों बोल रहे हो? बॉस 3 दिनों से वापस नहीं आया, सुना है घूमने गया है। अगर उससे काम है तो किसी और दिन आना। ग्राहक ने लापरवाही से हाथ हिलाया। 3 दिनों से नहीं लौटा। लिन श्वैंगवा हैरान रह गया। उसे पता था कि यूमो की बेटी अभी भी जिक्सिंग किंडरगार्टन में पढ़ती है। कोई पिता अपने बच्चों को स्कूल से निकालकर 3 दिन तक कैसे गायब रह सकता है? क्या आपको इस दुकान के मालिक से कोई काम है? उसी समय आयांग कियान सुबह सुबह एलिगेंट स्टूडियो पहुंच चुकी थी। ड्रैगन सोल वालों को देखकर वह तुरंत अपना काम छोड़कर उनके पास आ गई। उसे डर था कि कहीं वे फिर कोई परेशानी न खड़ी कर दें। आखिर वह ईवल ड्रैगन केवल यूमो की बात ही मानता था। आयांग कियान को देखते ही ड्रैगन सोल के तीनों लोगों की आंखें सिकुड़ गईं। आप, क्या आप मैडम हुवैंगफू हैं? लिन श्वैंगवा आश्चर्य से बोला। अरे, इस बार तो कोई थोड़ा समझदार आया है। आयांग कियान बोली, हमें नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। हम लोगों से जल्दबाजी हो गई थी, कृपया हमारी हार्दिक क्षमा स्वीकार करें। लिन श्वैंगवा ने पूरे 45 डिग्री झुककर प्रणाम किया। एलिगेंट स्टूडियो के सभी ग्राहक ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। वे हमेशा यही समझते थे कि आयांग कियान केवल सफाई करने वाली एक बुजुर्ग महिला है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ड्रैगन सोल का कोई व्यक्ति उसके सामने झुक जाएगा। जो कहना है जल्दी कहो, नहीं तो निकल जाओ। ड्रैगन सोल की हर नई पीढ़ी पिछली से भी बदतर होती जा रही है। आयांग कियान ने अधीर होकर कहा, मैडम हुवैंगफू, इस बार हम केवल एलिगेंट स्टूडियो के मालिक से मिलने आए हैं। लिन श्वैंगवा ने आदरपूर्वक कहा, वे यहाँ नहीं हैं। आयांग कियान ने संक्षेप में उत्तर दिया, ऐसी स्थिति में हम विदा लेते हैं। लिन श्वैंगवा ने फिर एक बार झुककर प्रणाम किया और अपने दोनों साथियों को लेकर तुरंत एलिगेंट स्टूडियो से बाहर चला गया। ये दृश्य देखकर सभी लोग अवाक रह गए। हर ग्राहक के मन में लगभग एक ही तस्वीर उभरी, ड्रैगन सोल। ठक ठक ठक, आ गया, दफा हो जाओ जी। ठक ठक ठक, चला गया, मेरे तो पैर ही सुन्न हो गए। एक ग्राहक बोला, पिछली बार मैंने सफाई वाली आंटी के सामने बैठकर टॉफी खाई थी, अब खुद को 2 थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। उद्धरण चिन्ह ... कमबख्त,
तू फिर हार गया, अब हिसाब कैसे करेंगे? 8 घंटे, ये वो कुछ गड़बड़ है। सबकी कल्पना के अनुसार तो ऐसा होना चाहिए था। बूढ़े आते, युवाओं का बदला लेते, अगर बॉस न भी आता तो कम से कम उसका पालतू किसी एक को तो मार देता। लेकिन यहाँ तो ड्रैगन सोल वाले चुपचाप डर कर चले गए। बहाने बंद करो। 8 घंटे, कैश या ट्रांसफर? मैं छोड़ो भी। 8 घंटे, इसके सारे अंग बेच दो तब भी पैसे पूरे नहीं होंगे। पास बैठे किसी व्यक्ति ने बीच बचाव किया। सब लोग तो मजे के लिए शर्त लगाते हैं, किसी को मौत के घाट उतारने की क्या जरूरत है? अरे पिछली बार भी पैसे नहीं दिए और इस बार तो हारने की हैसियत भी नहीं है। असल में 8 घंटे, पूरी पृथ्वी पर शायद ही कोई ऐसा हो जो इसकी कीमत चुका सके। एलिगेंट स्टूडियो के बाहर सेलेस्टियल मास्टर, जल्दी चलिए। लिन श्वांगवा लगातार डिवाइन वॉइड को झकझोर रहा था। उन्हें क्या हुआ? दोनों शिष्यों ने पूछा। मुझे नहीं पता, शायद ध्यानावस्था में प्रवेश कर गए हैं। मैंने इन्हें आने से मना किया था लेकिन ये माने ही नहीं। अब क्या करें? छोड़ो, पहले वापस चलकर रिपोर्ट देते हैं। मैडम हुवैंगफू यहाँ हैं। क्या हुवैंगफू परिवार फिर से सांसारिक दुनिया में लौटने वाला है? उधर फंघाई सिटी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम के मुख्यालय में सुयिंग पुराने मामलों की फाइलें देख रही थी। एक जैसी नीरस फाइलों ने उसका सिर दर्द से भर दिया। उसने फाइलें बंद कर दी और थोड़ी ताज़ी हवा लेने बाहर निकल आई। जैसे ही उसने कार्यालय का दरवाज़ा खोला, उसकी आंखों के सामने सफ़ेद कपड़ों पर खून से लथपथ एक व्यक्ति खड़ा था। पिछली रात ज़ांजिया माउंटेन पर फंग परिवार और ड्रैगन सोल के कई बुजुर्गों के बीच हुई भयंकर लड़ाई की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। फंग परिवार के मुखिया फंग जियनजांग गंभीर रूप से घायल होकर मृत्यु के कगार पर थे। सौभाग्य से फंग परिवार अत्यंत धनी था। उनके पास उच्च गुणवत्ता की अनेक औषधियां थीं जिनकी वजह से किसी तरह उनकी जान बच गई। रात गहराने पर जब पहरे सबसे कम सतर्क होते हैं, सफ़ेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति क्योटो स्थित फंग परिवार के मुख्य निवास में पहुंचा। उसकी आंखों में घृणा की ज्वाला जल रही थी। वह सीधे फंग जियनजांग के कमरे की ओर बढ़ा। आज जीवन में केवल एक ही अवसर था। फंग परिवार के अधिकांश विशेषज्ञ ज़ांजिया माउंटेन चले गए थे। मुख्य निवास में केवल 3 बुजुर्ग बचे थे। उनमें से 5वें स्तर के डिवाइन कनेक्शन रेल्म वाले बुजुर्ग का एक हाथ भी कट चुका था। उनकी शक्ति पहले जैसी नहीं रही थी। सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति हवा में उड़ती अबाबील की तरह हल्के कदमों से सभी पहरेदारों को पार करता हुआ सीधे फंग जियनजांग के बिस्तर तक पहुंच गया। गंभीर रूप से घायल फंग जियनजांग को देखकर उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। फंग जियनजांग, अगर यमराज ने तीसरे पहर तुम्हारी मृत्यु लिख दी है तो कौन तुम्हें 5वें पहर तक जीवित रख सकता है? स्विश, चांदी जैसी चमकती एक कटार सीधा फंग जियनजांग के गले की ओर बढ़ी। लेकिन उसी क्षण एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। सफ़ेद वस्त्रधारी 3 मीटर दूर जा गिरा। फंग जियनजांग के गले में लटका जैड का ताबीज़ चकनाचूर हो गया। इसके पास जान बचाने वाला जादुई खजाना भी था। परिवार के मुखिया पर हमला हुआ है। शोर सुनकर फंग जियनजांग ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलीं। सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति सुनहरी रोशनी से घायल हो चुका था। वह बड़ी कठिनाई से खड़ा हो पा रहा था। फंग परिवार के तीनों बुजुर्ग सबसे पहले पहुंचे और उसे घेर लिया। तुम कौन हो? मुझे मारना क्यों चाहते हो? फंग जियनजांग ने पूछा। जब यमराज से मिलोगे तब बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। इतना कहते ही सफ़ेद वस्त्रधारी फिर एक झटके में फंग जियनजांग के पास पहुंचा और दोबारा कटार चला दी। धृष्ट, लेकिन फंग परिवार के तीनों डिवाइन कनेक्शन रेल्म विशेषज्ञों को कम आंकना असंभव था। उनकी आंतरिक शक्ति के विस्फोट से सफ़ेद वस्त्रधारी फिर दूर जा गिरा। जो पहले से घायल था अब और भी गंभीर रूप से घायल हो चुका था। यांग परिवार की मार्शल आर्ट, क्या तुम यांग परिवार के बचे हुए लोगों में से हो? फंग जियनजांग ने उसकी पहचान ली। तुम्हारा पूरा फंग परिवार ही बचा खुचा कचरा है, सफ़ेद वस्त्रधारी ने खून थूकते हुए कहा। तीनों बुजुर्ग, इसे यहीं मार डालो। बाघ को पहाड़ पर वापस नहीं जाने देना चाहिए। फंग जियनजांग ने घबराकर तुरंत आदेश दिया। अध्याय 77, क्या राजा लियू विकृत है? 3 आकृतियों ने सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति को चारों ओर से घेर लिया। सफ़ेद वस्त्रधारी ने अपना सीना पकड़ रखा था। उसके होंठों के कोने से खून बह रहा था और उसकी आंखें क्रोध से फैंग परिवार के तीनों बुजुर्गों को भूर रही थीं। हमला, हल्की सी गर्जना के साथ तीनों बुजुर्ग एक साथ आगे बढ़े। अनगिनत विलोप सॉस की शाखाएं चमक उठीं। एक आध्यात्मिक कलाकृति की शक्ति साधारण मनुष्य कभी सहन नहीं कर सकता था। ऊपर से दिव्य संबंध डिवाइन कनेक्शन क्षेत्र के तीनों साधकों की चोटें अभी पूरी तरह भरी भी नहीं थीं, इसलिए कुछ समय के लिए वे दबाव में आ गए। हल्की सुनहरी आभा से चमकती विलो शाखाएं चारों ओर लिपटने और झूलने लगीं। पफ्ट, आध्यात्मिक कलाकृति की शक्ति को सीमा तक धकेलने के कारण सफ़ेद वस्त्रधारी का शरीर अपनी क्षमता से आगे निकल गया और उसने एक बार फिर जोर से खून उगल दिया। ये देखकर प्रथम बुजुर्ग ने विलो शाखाओं के हमले से बचते हुए अपनी हथेली सीधे उसके सीने पर दे मारी।
सफ़ेद वस्त्रधारी कई फर्नीचरों से टकराता हुआ दूर जा गिरा। क्षण फैंग जियांग बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठे, अपनी लंबी तलवार निकाली और पूरी ताकत से आगे वार किया। तलवार बिना किसी रुकावट के सफ़ेद वस्त्रधारी के सीने को भेद गई। लेकिन फैंग जियांग के उग्र चेहरे के विपरीत सफ़ेद वस्त्रधारी का चेहरा बिल्कुल शांत था। विलो शाखाएं तुरंत सिमटकर फैंग जियांग की तलवार से कसकर लिपट गईं। कड़क तलवार की नोक से शुरू होकर पूरी तलवार टुकड़ों में बिखर गई। उसी क्षण उसके सीने से बहता रक्त भी रुक गया। स्विश विलो शाखाएं अचानक चारों ओर फैल गईं, जिससे चारों लोग 5-5 कदम पीछे हट गए। इसके तुरंत बाद धुएं का एक घना गुबार उठ खड़ा हुआ। जब धुआं छटा, सफ़ेद वस्त्रधारी का कोई निशान नहीं था। मुखिया तीनों बुजुर्ग फैंग जियांग की ओर देखने लगे। धिक्कार है, अगर मास्टर फैंग यहाँ होते तो वह कमीना कभी भाग नहीं पाता। फैंग जियांग ने क्रोध में ज़मीन पर मुक्का दे मारा। उफ, जो घाव आज तक लगभग भर चुके थे वे फिर से खुल गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फांगहाई शहर। यानजी जल्दी आओ। दरवाजे पर किसी को गंभीर रूप से घायल पड़ा देखकर सुयंग ने घबराकर सुयान को पुकारा। आखिर अपराध जांच दल में सुयान केवल उपकप्तान ही नहीं बल्कि सैन्य चिकित्सक भी थीं। क्या हुआ मैडम? जब तक सुयान पहुंची, सुयंग पहले ही घायल व्यक्ति को अंदर खींचने की कोशिश कर रही थीं। राजा लियू। सुयान ने तुरंत यांग लियू को पहचान लिया। क्या यह इनाम शिकारी राजा लियू यांग लियू है? सुयंग आश्चर्य से बोली। हाँ, वही हैं। सुयान ने सिर हिलाया। अब क्या करें? इनके घाव बहुत गंभीर हैं। पता नहीं दक्षिणी सागर में क्या हुआ है, लेकिन सी ईगल दस्ते के सारे सैन्य डॉक्टर वहां भेज दिए गए हैं। सुयंग चिंतित होकर बोली। मार्शल कलाकारों की चोटों का इलाज साधारण अस्पताल में नहीं हो सकता। पहले भाई यून को बुलाते हैं। आखिर राजा लियू अपने ही लोगों में गिने जाते हैं, इन्हें यूं मरने नहीं दे सकते। सुयान ने कहा। हाँ, युनमो के पास जरूर कोई उपाय होगा। सुयंग ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला। उधर सुयान यांग लियू का उपचार शुरू कर चुकी थीं। घाव बहुत गहरे हैं, कपड़े काटने के लिए कैंची चाहिए, तभी ठीक से सफाई कर पाऊंगी। सुयान बोली। अरे, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं के को मिलाती हूँ। सुयंग ने दूसरा नंबर मिलाया, लेकिन फ़ोन पर संदेश आया। नेटवर्क क्षेत्र से बाहर। वह कमरे का दरवाज़ा बंद करके आंगन में खड़ी रहीं और लगातार फ़ोन मिलाती रहीं। उनकी समझदारी सचमुच अद्भुत थी। उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि नेटवर्क से बाहर का मतलब था कि उस समय युनमो और बाकी लोग एक लंबे सुरंग से गुजर रहे थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कमरे के भीतर सुयान ने देखा कि यांग लियू के घावों का खून जम चुका था, लेकिन घाव की जगह बेहद खतरनाक थी। वह पानी का कटोरा लाए और सावधानी से खून के धब्बे साफ करने लगी। फिर कैंची से उसने यांग लियू के कपड़े काट दिए, और तभी सुयान स्तब्ध रह गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ देर बाद वह हाथ में एक सफ़ेद बनियान लिए बाहर आए। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। क्या हुआ? राजा लियू के घाव बहुत गंभीर हैं। सुयंग ने पूछा। घाव नियंत्रण में हैं, बस बहुत खून बह गया है, बाकी कोई खतरा नहीं, सुयान ने जवाब दिया। फिर यह चेहरा क्यों बना रखा है? कहीं तुम्हें राजा लियू से प्यार तो नहीं हो गया? सुयंग ने राहत की सांस लेते हुए मजाक किया। सुयान ने दोनों हाथों से सफ़ेद बनियान उठाकर सामने कर दी। इसका क्या मतलब है? सुयंग कुछ समझ नहीं पाई। यह राजा लियू की है, सुयान बोली। सुयंग की आंखें फैल गईं। राजा लियू? यानजी, क्या तुम कहना चाहती हो कि राजा लियू वो? सुयंग हकलाने लगीं। सुयान ने सिर हिलाया। सुयंग ने माथा पकड़ लिया। हे भगवान, राजा लियू तो बहुत बड़ा विकृत निकला है। सुयान का सिर सवालों से भर गया। विकृत कैसे? सोचो तो सही, एक बड़ा आदमी और ऐसे कपड़े पहनता है, कितना शर्मनाक। मैं तो इसे बचाने की इतनी चिंता कर रही थी, सुयंग पूरी गंभीरता से बोली। सुयान पूरी तरह निराश हो गई। मैडम, आप क्या सोच रही हैं? मेरा मतलब है कि राजा लियू एक महिला हैं। महिला? क्या? सुयंग चौंक गईं और तुरंत कमरे के अंदर भागीं। इस समय यांग लियू की आंखें बंद थीं, लेकिन सांसें सामान्य थीं। सुयान ने बहुत सोच समझकर उन्हें कंबल से ढक दिया था। सुयंग ने धीरे से कंबल उठाकर अंदर झांका। हे भगवान, ये तो पहली पन्ने की खबर है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुबह के 8 बजे युनमो का 4 सदस्यों वाला परिवार आखिरकार एलिगेंट स्टूडियो लौट आया। हालांकि चीची के जाने का दोनों छोटी बच्चियों पर गहरा असर पड़ा था, लेकिन वह इतना बड़ा नहीं था। इसका मुख्य कारण ये था कि जब युनमो पहली बार लौटे थे, तब उन्होंने दोनों बच्चियों को अजनबियों से मिलवाकर उनका साहस बढ़ाया था। दुनिया में कोई भी दावत हमेशा नहीं चलती, हर व्यक्ति की अपनी नियति होती है। एक पुरानी वैन एलिगेंट स्टूडियो के सामने आकर रुकी। वह गाड़ी इस जगह पर बिल्कुल बेमेल लग रही थी। दोनों छोटी बच्चियां गाड़ी से उतरते ही एक बूढ़े व्यक्ति को दुकान के साइन बोर्ड को घूरते हुए देखने लगीं। पापा, उस बूढ़े दादाजी को क्या हुआ है?
क्या वो मर गए हैं? क्या उन्हें पुनर्जन्म के लिए भेज दें? शिनशिन की बात सुनकर आसपास मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। ये लड़की बड़ी होकर निश्चित ही बहुत डरावनी बनेगी। युनमो ने बूढ़े को कुछ प्रशंसा भरी नज़र से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वी पर भी कोई ऐसा मार्शल कलाकार होगा जो दिव्य अनुनाद डिवाइन रेजोनेंस की अवस्था में प्रवेश कर सके। वो ध्यान में नहीं है, इसे पूर्ण तल्लीनता की अवस्था कहते हैं। लान के ने समझाया। उन्हें छोड़ो शीशी, शिनशिन, तुम दोनों ने 3 दिन से सुबह का अभ्यास नहीं किया है। युनमो ने दोनों बच्चियों के सिर सहलाते हुए कहा। पापा, अब क्या हमें फिर से अभ्यास शुरू कर देना चाहिए? शीशी ने शिनशिन का हाथ पकड़ते हुए पूछा। दोनों बच्चियां अंदर दौड़ गईं। जैसे ही दोनों चंचल बच्चियां लौटी, एलिगेंट स्टूडियो के सभी ग्राहकों ने तुरंत प्रवेश द्वार की ओर देखा। बॉस वापस आ गए। युनमो और लान के अंदर आते ही सभी ग्राहकों ने अपनी किताबें नीचे रख दीं। सुप्रभात बॉस। सुप्रभात मैडम। सभी को सुप्रभात। युनमो मुस्कुराकर बोले। हे भगवान, बॉस कितने विनम्र हैं। हाँ, बिल्कुल मिलनसार लगते हैं। हालांकि युनमो का व्यवहार बहुत सौम्य था, लेकिन सभी को याद था कि ड्रैगन सोल का एक बुजुर्ग कभी बॉस के छोटे पालतू के पेट में जाकर मल बन गया था। इसलिए सभी ने समझदारी से तय किया कि बॉस के 4 लोगों वाले परिवार की शांति भंग नहीं करनी चाहिए। चुपचाप किताब पढ़ना ही बेहतर था। अरे, यंगजी का फ़ोन आया था। लान के ने मोबाइल निकाला, जिस पर कई मिस्ड कॉल दिखाई दे रही थीं। मुझे भी उसने फ़ोन किया था। उसे वापस कॉल करो, शायद कोई अच्छी बात नहीं है। युनमो ने कहा। अध्याय 78, बचपन के प्रेमी। हेलो क्या तुम लोग वापस आ गए? कॉल जुड़ते ही सुयिंग ने जल्दी से पूछा। अभी अभी लौटे हैं। क्या हुआ? कुछ हुआ है? लान के ने पूछा। ऐसी बात है के, मेरे यहाँ एक मरीज है जो बहुत बुरी तरह घायल है। सैन्य डॉक्टर इस समय फंघाई में नहीं है, इसलिए क्या तुम युनमो से कह सकती हो कि आकर उसे देख लें? हालांकि यांजी ने कहा है कि उसकी हालत फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन उसके बाएं सीने पर बहुत गहरा घाव है। उसका अब तक जिंदा होना ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। सु यिंग ने कहा। ठीक है, मैं उन्हें बता देती हूँ। लान के ने उत्तर दिया। हम जनरल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में हैं। इतना कहकर सु यिंग ने फ़ोन रख दिया। उसने अपनी बगल में बेहोश पड़े यांग यू की ओर देखा। पिछली रात यांग यू अपनी जान जोखिम में डालकर क्योटो से भागी थी। उसने एक कार छीन ली और लगभग 40 किलोमीटर तक सीधा फंघाई की ओर दौड़ती रही। उसका इरादा रेड मैंशन जाने का था, लेकिन उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। रास्ते में कार नदी में जा गिरी। आखिरकार वह बर्फ जैसे ठंडे नदी के पानी से किसी तरह बाहर निकली और लड़खड़ाते हुए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के मुख्य द्वार तक पहुंची, जहां वह बेहोश होकर गिर पड़ी। कम से कम किसी सरकारी विभाग में पहुंचना सुरक्षित था। जैसा कि कहा जाता है, मुसीबत में पुलिस के पास जाओ, सार्वजनिक सुरक्षा जनता की सेवा के लिए होती है। आखिरकार सु यिंग ने पहले युनमो के सामने बड़े जोश से कहा था कि वह तो मानो पूरे फंघाई शहर के नागरिकों की मां बनना चाहती है। एलिगेंट स्टूडियो। यिंगजी ने कहा कि वहां कोई घायल है और चाहती है कि तुम जाकर उसे देखो। अगर उसने खुद तुम्हें बुलाया है तो वह उसकी कोई अच्छी दोस्त ही होगी। लान के ने युनमो से कहा। उस समय युनमो काउंटर के पीछे कॉफ़ी बना रहा था। उसने एक हाथ खाली किया और हल्के से इशारा किया। तुरंत एक जेड की छोटी बोतल मेज़ पर प्रकट हो गई। मुझे इस्तेमाल करने के अलावा मुझे समझ नहीं आता कि वह मुझे क्यों बुलाती है। युनमो ने सिर हिलाते हुए कहा। ऐसा मत कहो। भले ही 5 साल तक मेरा यिंगजी से कोई संपर्क नहीं रहा, लेकिन जब मेरा परिवार मुझे ल्यू परिवार में शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था, तब वही मेरे साथ खड़ी हुई थी। मैं इस दोस्ती को हमेशा बहुत महत्व देती हूँ। लान के ने जेड की छोटी बोतल उठाते हुए कहा। वह अच्छी लड़की है, बस थोड़ा गुस्सैल स्वभाव है। युनमो ने कहा। हाँ, अगर उसने तुम्हें उसके बारे में ऐसा कहते सुन लिया तो फिर से भड़क जाएगी। लान के हंस पड़ी। मुझे एक बात की बड़ी जिज्ञासा है। तुम दोनों की उम्र में पूरे 6 साल का अंतर है, फिर भी तुम दोनों इतनी अच्छी दोस्त कैसे बन गईं? तुम्हारे बीच पीढ़ी का अंतर कभी महसूस नहीं हुआ? युनमो ने उत्सुकता से पूछा। एक पल के लिए लान के झिझक गई। वापस आकर बताऊं? ठीक है, युनमो मुस्कुराया। तो मैं चलूं? तुम सच में नहीं आओगे? उसने पूछा। युनमो ने सिर हिला दिया। उसे अभी दोनों बच्चियों को स्कूल भी छोड़ना था। उसके पास वहां जाने का समय नहीं था। इसलिए लान के युनमो की हमर की चाबी लेकर एलिगेंट स्टूडियो से निकल गई। शिनशिन और शीशी अपनी दोनों पौधों की देखभाल करने चली गईं। 3 दिनों के आराम के बाद चलने वाली हरी घास तो पहले जैसी हो गई थी, लेकिन गोस्ट फ्लावर पूरी तरह मुरझा चुकी थी। पापा, दोनों बच्चियां मुरझाई हुई गोस्ट फ्लावर लेकर युनमो के सामने आ गईं। ऐसा लग रहा था मानो यदि यह फूल सचमुच मर गया तो दोनों की आंखों से आंसू मोतियों की तरह लगातार गिरने लगेंगे। युनमो ने धैर्य से समझाया। गोस्ट फ्लावर का खिलने का समय बहुत छोटा होता है।
शीशी, शिन शिन, पापा तुमसे पूछते हैं, क्या तुमने कभी कोई ऐसा फूल देखा है जो हमेशा खिला रहता हो? नहीं, बगीचे के सारे फूल मुरझा जाते हैं। शीशी ने उत्तर दिया। बिल्कुल, हालांकि गोस्ट फ्लावर मुरझा गई है, लेकिन उसकी जड़ें और तना अभी भी मौजूद हैं। अगले साल गर्मियों में ये फिर से खिल जाएगी। यूमो ने कहा। सच में, पापा, तो चीची फ्लावर मरी नहीं है? शिनशिन ने मासूमियत से पूछा। चीची फ्लावर, यूमो सचमुच दोनों बच्चियों की नाम रखने की कला की प्रशंसा करने लगा। कोई भी फूल 100 दिनों तक लाल नहीं रहता। शीशी, शिनशिन, फूल भले ही मुरझा गया हो, लेकिन तुम्हें उसकी देखभाल करते रहना चाहिए। समझ गई, पापा, मैं और दीदी उसे रोज पानी देंगे। शिनशिन ने वादा किया। समझाने के बाद दोनों बच्चियों ने मुरझाई हुई गोस्ट फ्लावर को फिर से चलने वाली हरी घास के पास रख दिया। नाश्ते के बाद यूमो दोनों बच्चियों को किंडरगार्टन छोड़ने गया। लगातार 3 दिन की छुट्टी जिक्सिंग किंडरगार्टन के इतिहास में पहली बार हुई थी। नमस्ते, टीचर यू। स्कूल पहुंचते ही दोनों बच्चियों ने अपनी अध्यापिका को नमस्ते किया। हमारी दोनों राजकुमारियां वापस आ गईं। जल्दी से कक्षा में जाओ। टीचर यू मुस्कुराईं। फिर उन्होंने यूमो से कहा, श्रीमान यू, हमारे किंडरगार्टन की प्रिंसिपल को पता चला कि आपने बच्चों के लिए लगातार 3 दिन की छुट्टी ली थी। वह आपसे मिलना चाहती हैं। रास्ता दिखाए, यूमो ने कहा। जी, कृपया मेरे साथ आइए। प्रिंसिपल के कार्यालय के बाहर टीचर यू ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आइए। अंदर से जो महिला की आवाज़ आए, वह यूमो को कुछ जानी पहचानी लगी। दोनों अंदर गए। मैडम प्रिंसिपल, ये शीशी और शिन के पिता हैं। टीचर यू ने परिचय कराया। प्रिंसिपल उस समय शायद होमवर्क जांच रही थीं या कुछ दस्तावेज देख रही थीं। उन्होंने छोटे सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था। हाथ में एक पुराना फाउंटेन पेन था। उन्होंने सिर उठाए बिना ही कहा, आप उन्हीं 2 नई बच्चियों के पिता हैं, है ना? क्या आपको पता है कि इस उम्र में बच्चों की शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है? दोनों बच्चियां ट्रांसफ़र होकर आई हैं और अभी भी पढ़ाई में पीछे हैं। लेकिन पहले ही दिन के बाद आपने उन्हें लगातार 3 दिन की छुट्टी दे दी। एक पिता होने के नाते क्या आप थोड़ा और जिम्मेदार नहीं हो सकते? उन्होंने एक सांस में लंबा भाषण दे डाला। फिर आखिरकार सिर उठाया और सामने बैठे यूमो को देखकर ठिठक गईं। यूमो, यूकियान, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैडम प्रिंसिपल, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? टीचर यू ने आश्चर्य से पूछा। खां खां, टीचर यू, आप पहले अपनी कक्षा में जाए। यूकियान ने कहा। जी। टीचर यू तुरंत बाहर चली गईं। बहुत समय हो गया, यूकियान ने कहा। हाँ, बहुत समय, यूमो ने उत्तर दिया। दुनिया सचमुच बहुत छोटी होती है। उस किंडरगार्टन की प्रिंसिपल और कोई नहीं, बल्कि वही लड़की थी जिससे यूमो कॉलेज के दिनों में प्रेम करता था। प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, फिर विश्वविद्यालय, उन्हें सचमुच बचपन के प्रेमी कहा जा सकता था। कुछ देर की चुप्पी के बाद यूकियान ने पूछा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रिकॉर्ड में लिखा यूमो तुम ही हो। मैंने सोचा था बस नाम एक जैसा होगा। ग्रेजुएशन के बाद तुम कहाँ चले गए थे? यूमो ने कंधे उचकाए। बस, परिवार चलाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ओह, परिवार, शब्द सुनते ही यूकियान की आंखों में हल्की उदासी उतर आई। और तुम, क्योटो यूनिवर्सिटी के साहित्य विभाग की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा, आखिर तुम किंडरगार्टन की प्रिंसिपल कैसे बन गई? यूमो ने पूछा। यूकियान हल्के से मुस्कुराए। तुम जानते हो, मुझे बचपन से ही बच्चे बहुत पसंद थे। तो बताओ, प्रिंसिपल बनना मेरे लिए सबसे अच्छी जगह नहीं है? बिल्कुल है, यूमो ने सिर हिलाया। कुछ पल फिर से चुप्पी छा गई। आखिर यूकियान ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे बच्चे भी होंगे। तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते हो जैसे कॉलेज से निकलते समय दिखते थे। बस अब पहले से कहीं अधिक परिपक्व और शांत हो गए हो। वैसे, तुम्हारी शादी कब हुई? तुमने मुझे बताया भी नहीं। और तुम्हारे दस्तावेजों में तो लिखा था कि तुम अविवाहित हो। दरअसल, दोनों बच्चियों का प्रवेश एक ही फॉर्म पर हुआ था। अभिभावकों के लिए 2 कॉलम थे, एक सामने और एक पीछे। जब यूकियान ने सामने वाले कॉलम में यूमो का नाम देखा और उसके सामने अविवाहित लिखा पाया, तो उसने फॉर्म पलटकर पीछे नहीं देखा। अगर उसने पीछे लिखा लैन केके का नाम देख लिया होता, तो वह उसी समय समझ जाती कि यह वही यूमो है। अभी हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगी। ये कहते ही लैन केके का प्यारा चेहरा यूमो के मन में उभर आया। इस दौरान साथ बिताए गए समय ने उसके दिल के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए थे। यह एहसास बड़ा अजीब था, यहाँ तक कि यूमो भी ठीक ठीक नहीं बता सकता था कि यह अजीब क्यों है। लेकिन इतना ज़रूर था कि यह अंतहीन साधना से कहीं अधिक जटिल और कहीं अधिक रोचक था। अध्याय 79, यांग यू का स्वस्थ होना। तुमने कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे बच्चे तो 5 साल के हो चुके हैं। यूकियान ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। बच्चे होने के बाद शादी करना, क्या इसमें कुछ अजीब है? यूमो ने मजाक किया।
हे, तुम आजकल के युवा भी सच में मज़े करना जानते हो। यू कियान फिर हंस पड़ी। ऐसा बोल रही हो जैसे तुम मुझसे बहुत बड़ी हो। यूं मो मुस्कुराया। अच्छा, अब मजाक छोड़ो। क्या तुमने मुझे सिर्फ बच्चों की छुट्टी के बारे में डांटने के लिए बुलाया था? अब जब तुम पिता बन गए हो तो पहले से भी ज्यादा गैर जिम्मेदार कैसे हो गए? यू कियान ने गुस्से से कहा। क्या मैं पहले इतना अविश्वसनीय था? यूमो ने आश्चर्य से पूछा। उस साल ग्रेजुएशन पार्टी में जब टोजी और बाकी लोग लड़ पड़े थे तब तुम कहाँ थे? क्या डरकर भाग गए थे? यू कियान ने नाराज होकर कहा। असल में यू कियान ने चुपके से पता लगा लिया था कि यूमो के रूममेट क्या योजना बना रहे थे। वे दोनों को किसी तरह साथ रहने पर मजबूर करना चाहते थे ताकि पहले चावल पका दिए जाएं। लेकिन तभी एक दुर्घटना हो गई। न जाने क्यों झगड़ा शुरू हो गया और बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। यहां तक कि दोनों पक्षों के माता पिता को भी बुला लिया गया। बेचारी युकियान ने पूरी रात पुलिस स्टेशन में बिताई। उसके बाद वह फिर कभी यूमो से नहीं मिल सकी। उस समय यूमो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे समझाए। छोड़ो, वह सब पुरानी बातें हैं। तुम फंघाई में थे और मुझे पता ही नहीं चला। क्या तुमने हमारे यूनिवर्सिटी वाले वेचेट ग्रुप को छोड़ दिया था? यू कियान ने पूछा। ओह, दरअसल मेरा मोबाइल खो गया था और उसके साथ मेरे सारे पुराने अकाउंट भी बंद हो गए। यूमो ने एक कमज़ोर सा बहाना बनाया। यू कियान ने अपना वेचेट क्यूआर कोड निकालकर मोबाइल मेज़ पर रख दिया। तो फिर किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? इन 5 वर्षों में यूमो की छवि हमेशा यू कियान के दिल में रही थी। लेकिन उसने जितना भी खोजा उसे उसका कोई पता नहीं मिला। यूमो कुछ क्षण के लिए चुप रहा, फिर मोबाइल उठाकर उसे वेचेट पर जोड़ लिया। अतीत बीत चुका था, समय उड़ चुका था। अपने बचपन की प्रेमिका के लिए जो हल्की सी भावना कभी उसके मन में थी, वह 10,000 वर्षों की यात्रा के दौरान बहुत पहले ही बिखरे हुए तारों की रोशनी बन चुकी थी। यूमो ने सिर हिलाया। वह सचमुच पहले जैसा नहीं रहा था। धरती पर लौटने के बाद इस 1 वर्ष में बहुत कुछ बदल गया था। ऊपर से वुजी रेल्म की जीवन शैली ने भी उसे गहराई से प्रभावित किया था। आखिरकार उस समय का मासूम प्रेम बहुत अपरिपक्व था, लेकिन बचपन की दोस्ती वह आज भी नहीं भूला था। फंघाई जनरल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस लैंके के बिना किसी रुकावट के हमर चलाकर अंदर पहुंची। इतनी नाजुक और सुंदर लड़की को इतने विशाल हमर की ड्राइविंग सीट पर देखकर पहले पर खड़े सैनिक भी उसे देखने लगे। के जैसे ही लैंके के पहुंची, सुयिंग और सुयान दोनों दौड़कर उससे लिपट गईं। तो हमारे महान युवा स्वामी यूमो को आने की ज़रूरत ही नहीं समझी। मैंने पहले ही सोच लिया था। साइलेंट एम्परर पवेलियन के महान पवेलियन मास्टर को मेरे जैसी छोटी सी लड़की के लिए समय कहाँ मिलेगा? सु यिंग ने होंठ फुलाकर कहा। मैडम, भाइयों बहुत व्यस्त होंगे इसलिए नहीं आ सके होंगे। सु यान ने समझाया। अगर वह नहीं आए तो क्या मैं नहीं आई? लैंके के मुस्कुराए और जेब से शुद्ध सफ़ेद जैद की एक छोटी बोतल निकालकर सु यिंग के सामने हिलाई। हे भगवान, रजुवनेशन पिल। युवा स्वामी यूं सचमुच युवा स्वामी यूं हैं। उनकी उदारता की कोई तुलना नहीं। सु यिंग का चेहरा तुरंत बदल गया। सु यान और लैंके ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों के मन में एक ही बात आई। इस लड़की का चेहरा तो मौसम से भी तेज बदलता है। अच्छा, मरीज कहाँ है? फोन पर तो तुमने कहा था कि उसके बाएं सीने में आर पार घाव है। क्या वह सचमुच अभी भी जिंदा है? लैंके ने अंदर जाते हुए पूछा। मैं और यानजी भी हैरान रह गई थीं। सु यिंग बोली। अगर उसकी सांसें न चल रही होती तो हम उसे लाश ही समझ लेते। लेकिन अगर चोट मामूली होती तो क्या हम हमारे महान युवा स्वामी यूं को परेशान करते? कमरे का दरवाज़ा खुला। सैन्य डॉक्टर का कमरा अधिकतर हल्के बेज रंग में सजा था, जो सामान्य अस्पतालों की चुभती हुई सफ़ेदी से कहीं अधिक आरामदायक लगता था। इस रेजुविनेशन पिल को इस्तेमाल करना बड़ा अफसोस है। क्या थोड़ा और इंतज़ार नहीं कर सकते? शायद वह खुद ही ठीक हो जाए, सु यिंग ने कहा। लैंके ने उसे घूरा। ये दवा यूमो ने लोगों की जान बचाने के लिए बनाई है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम इसे अपने पास जमा कर रही हो, तो अगली बार जब कोई तुम्हारा पीछा करेगा तब देखना वह तुम्हारी मदद करते हैं या नहीं। अरे, मैं तो बस मजाक कर रही थी। के नाराज मत हो। वैसे भी मेरा रोज रोज पीछा थोड़ी होता है, सु यिंग ने लाड़ से कहा। क्या यही है? बिस्तर पर पड़े यांग लियू को देखकर लैंग के चौंक गई। के क्या तुम इसे जानती हो? सु यान ने पूछा। हाँ, हम फंघे विलेज में मिले थे। उस रात हम एक छोटी बहन के घर रुके थे। मैं और वह लड़की एक कमरे में सोए थे और यांग लियू तथा यूमो दूसरे कमरे में। उद्धरण चिन्ह। सु यिंग और सु यान दोनों एक साथ स्तब्ध रह गईं। के ऐसी बातों पर मजाक मत किया करो, सु यिंग हकलाते हुए बोली। तुम दोनों को क्या हुआ? लैंग ने हैरानी से पूछा। के क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वह और यूमो एक ही कमरे में सोए थे? सु यान ने फिर पूछा। हाँ, उस फार्म हाउस में सिर्फ 2 कमरे थे, इसलिए हम औरतें एक कमरे में थीं और वे दोनों बड़े आदमी दूसरे कमरे में। क्या हुआ?
लैन के पूरी तरह उलझ गई। के मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। सू यिंग ने उसका कंधा पकड़ लिया। 1.5 मीटर लंबी लड़की का 1 मीटर 65 सेंटीमीटर लंबी लड़की के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करना। दृश्य बेहद हास्यास्पद लग रहा था। क्या तुम दोनों पागल हो गई हो? जल्दी से उसे बचाओ। मुझे डर था कि देर हो जाएगी, इसलिए मैं इतनी तेज गाड़ी चलाकर आई कि ट्रैफिक पुलिस मुझे पकड़ ही लेती। लैन के झुंझला गई। उसने तुरंत रेजुविनेशन पिल निकालकर यांग लियू के मुंह में डाल दी। और तभी चमत्कार हो गया। कंबल के नीचे यांग लियू के सीने पर पड़े घाव के आसपास की मांसपेशियां और त्वचा अविश्वसनीय गति से भरने लगीं। यहां तक कि उसका पीला चेहरा भी जल्दी जल्दी गुलाबी होने लगा। क्या पिछली बार मैं भी इतनी जल्दी ठीक हुई थी? सू यिंग ने पूछा। तुम तो इससे भी जल्दी ठीक हो गई थी। तुरंत उठकर गालियां देना शुरू कर दिया था। लैन के ने जवाब दिया। पानी। यांग लियू बड़बड़ाए। तीनों लड़कियां एक साथ दंग रह गईं। यह असर बहुत ज्यादा तेज था। सू यिंग तुरंत पास रखा थमस खोलकर गुनगुना पानी लाए। उसने सावधानी से यांग लियू को सहारा देकर बैठाया और अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। ये देखकर सू यान भी हैरान रह गई। उसे कभी नहीं लगा था कि सू यिंग का इतना कोमल रूप भी हो सकता है। यांग लियू सिरहाने टिककर बैठ गई। उसके शरीर पर पड़ा कंबल स्वाभाविक रूप से नीचे खिसक गया। उसकी गोरी चमड़ी और पट्टियां दिखाई देने लगीं। लैन के ने अपना मुंह ढक लिया। यह एक औरत है। अब जाकर उसे सू यिंग और सू यान के अजीब चेहरे का कारण समझ में आया। दूसरी ओर लिडू ब्यूटी स्किन के नए उत्पाद रेजुविनेशन वाटर की पैकेजिंग पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। अब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी थी। कीनली के हाथ में 100 गुना पतला किया हुआ रेजुविनेशन वाटर था। वह सचमुच समझ नहीं पा रही थी कि लैन के ऐसा अद्भुत उत्पाद कैसे बना सकी। लेकिन फिर जब उसने लैन के की चिकनी निर्दोष त्वचा याद की तो उसे कुछ राहत मिली। उसने तुरंत फ़ोन मिलाया। उधर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में अभी भी सदमे में खड़ी लैन के का मोबाइल बज उठा। उसने कॉल रिसीव की। डायरेक्टर लैन। ओह नहीं, मिस लैन। कीनली बोलते बोलते रुक गई। उसे याद आया कि लैन के सारे शेयर वापस कीन किंग के पास जा चुके हैं। अब उसे डायरेक्टर लैन कहना उचित नहीं था। वह तुरंत संभल गई। बॉस कीन, आप मुझे सिर्फ के कह सकती हैं। इतनी औपचारिकता की ज़रूरत नहीं। लैन के मुस्कुराए। ठीक है मिस लैन, तो फिर आप भी मुझे बॉस कीन मत कहिए। मुझे बस आंटी ली कहकर बुलाए। लैन के कुछ क्षण के लिए चुप रह गई। अपनी वर्तमान पहचान और स्थिति के बारे में सोचने के बाद उसे भी लगा कि उन्हें आंटी ली कहना वास्तव में बिल्कुल उचित था। अध्याय 80 फेंक परिवार की बेबस गर्जना। आंटी ली, आपने फ़ोन किस लिए किया था? किसी कारण लैन के ने अनजाने में कीन ली को सम्मानसूचक संबोधन से पुकारा। कीन ली हंसते हुए बोली, के मुझे आप मत कहा करो। मुझे इसकी आदत नहीं है और मैं इसकी हकदार भी नहीं हूँ। ठीक है आंटी ली। के तुमने जो पुनर्यौवन जल एक्वा रेजुवनेसिड मुझे दिया था उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। मैं परसों उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना बना रही हूँ। क्या तुम स्वयं उसमें आओगी? कीन ली ने पूछा। लैन के ने कहा, आंटी ली, इस काम की जिम्मेदारी आप ही संभाल लीजिए। कीन ली ने आगे कहा, एक और बात है के हालांकि इस पुनर्यौवन जल की मात्रा बहुत कम है लेकिन इसका प्रभाव असाधारण है। क्या शोध और विकास R&D के लिए धन की कमी है? हम मिलकर निवेश कर सकते हैं। लैन के ने सिर हिलाया। हाँ, धन की कमी तो है। तो और कितना निवेश चाहिए? एक आंकड़ा बताओ के मेरी बहन ने कहा है कि वह मदद करेगी। कीन ली ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, ज्यादा नहीं, लगभग 50 अरब 50 बिलियन पर्याप्त होंगे। लैन के ने सहजता से उत्तर दिया। ओह 50 अरब कर क्या? 50 अरब? कीन ली स्तब्ध रह गईं। आंटी ली, कोई समस्या है? लैन के ने अनजान बनने का अभिनय करते हुए पूछा। ओह वो ये थोड़ा। कीन ली की आवाज़ लड़खड़ा गई। अभी अभी जो शाही अंदाज था वह पल भर में गायब हो गया। लैन के मुस्कुराए। आंटी ली, चिंता मत कीजिए, ये 50 अरब फेंक परिवार देगा। आखिर वे भी तो निदेशक मंडल के सदस्य हैं। कीन ली ने असहाय होकर कहा, लेकिन फेंक परिवार को लिडू ब्यूटी स्किन चाहिए, उसके उत्पाद नहीं। उनसे पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल होगा, और अगर उनके पास इतना पैसा हो भी तो वे हमें नहीं देंगे। फिर भी आंटी ली, अभी हमें केवल पुनर्यौवन जल की पहली खेप बाजार में उतारनी है। लैन के ने शांत स्वर में कहा। लैन के आत्मविश्वास को देखकर कीन ली को भी कुछ राहत मिली और उन्होंने फ़ोन रख दिया। न जाने क्यों उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि लैन के जानबूझकर उनकी, या यूं कहें उनकी बहन की, सहायता कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि लैन है कि सगी बेटी ही न हो? वाह मेरी अमीर मालकिन, 50 अरब ऐसे बोल दिया जैसे 500 युआन की बात हो। आखिर इन दिनों तुम कौन सा बड़ा खेल खेल रही हो? क्या मैं भी निवेश कर सकती हूँ? यांग लियू की देखभाल पूरी करने के बाद सू यिंग ने लैन के को छेड़ना शुरू कर दिया।
लैन केके ने बस उसे देखा और कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसकी नज़र यांग ल्यू पर पड़ी। उसकी आंखों में हल्की सी दुश्मनी झलक रही थी। धत, तुमने मेरे होने वाले पति के साथ पूरी एक रात बिताई। अगर आज तुमने उस रात की पूरी बात नहीं बताई तो यकीन मानो मैं तुम्हारे पेट से वह पुनर्यौवन गोली भी निकाल लूंगी। ओह, तो तुम्हें सब पता चल गया। यांग ल्यू ने अपना सीना पकड़ते हुए घबराई हुई हंसी हंसी। सु यिंग हंस पड़ी। किसने सोचा था कि मशहूर राजा ल्यू असल में इतनी सुंदर और गोरी लड़की निकलेगी। सुंदर। सु यान के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। दिव्य संपर्क कनेक्शन डिवीना स्तर का कोई विशेषज्ञ भी यांग ल्यू को इस तरह कहने की हिम्मत नहीं करता। यांग ल्यू ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम लोग ये राज रख सकती हो? हालांकि तीनों महिलाओं को ये समझ नहीं आ रहा था कि यांग ल्यू पुरुष का भेष क्यों धारण करती है, यहाँ तक कि उसके पहचान पत्र में भी उसका लिंग पुरुष ही दर्ज था। फिर भी तीनों ने सिर हिलाकर सहमति जता दी। धन्यवाद, यांग ल्यू ने ईमानदारी से कहा। फिर उसे लैन केके की तीखी नज़र महसूस हुई, इसलिए उसने जल्दी जल्दी सफाई दी। भाभी, उस रात मैं और भाई यूमो, चीची और गांव की बाकी 11 लड़कियों के हत्यारे की जांच करने गए थे। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं। इतनी घबराई हुई क्यों हो? लैन केके मुस्कुराती हुई उसके पास बैठ गई। भाभी, सच में? यांग ल्यू फिर समझाने लगी। मुझे पता है। लैन केके मुस्कुराए। आखिर लैन केके यूमो के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। यांग ल्यू बोली, और मुझे तो लगता है कि भाइयों को मेरी असली पहचान बहुत पहले से पता थी। उसे उस रात यूमो की कई बातें याद आ गईं। यांग ल्यू भी तुम्हारा असली नाम नहीं है न? और यह पहचान पत्र भी नकली है। सु यिंग ने उसका आईडी कार्ड हाथ में लेकर कहा। यांग ल्यू गंभीर हो गई। ये बात कभी किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हें भी इसमें घसीट लिया जाएगा और तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सु यिंग हंस पड़ी। चिंता मत करो, अब जब हम सब एक दूसरे को जानते हैं तो एक ही पक्ष के लोग हैं। और क्या तुम्हें लगता है कि मैं मौत से डरती हूँ? अचानक सु यान बोली। अरे, मुझे अभी एहसास हुआ कि तुम दोनों की शक्लें काफ़ी मिलती जुलती हैं। उसने यांग ल्यू और फिर सु यिंग की ओर देखा। लैन केके ने भी सहमति में सिर हिलाया। दोनों की लंबाई लगभग 5 फुट थी, दोनों के चेहरे गोल थे। बस, यांग ल्यू का एयरपोर्ट थोड़ा ज़्यादा सपाट था। हालांकि सु यिंग भी कद में छोटी थी। शायद सु परिवार का खाना कुछ ज़्यादा ही पौष्टिक था। लैन केके हंसते हुए बोली, कहीं तुम दोनों बचपन में बिछड़ी हुई बहनें तो नहीं हो? पफ, सु यान अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सु यिंग ने नाराज चेहरा बनाकर कहा, तुम दोनों अब कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही हो। हांगकांग द्वीप, फेंग परिवार, धड़ाम धड़ाम। फेंग परिवार के मुखिया फंग जियनजैंग ने 2 बेहद कीमती प्राचीन फूलदान जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिए। धत्तेरे की ज़ांजिया पर्वत के खनन अधिकार पाने के लिए हमने इतनी मेहनत की और वहां जाकर निकली ड्रैगन नस। वे सर्वेक्षक कहाँ हैं? उन्हें यहाँ घसीट कर लाओ और गोली मार दो। मास्टर फंग ने चाय की चुस्की लेते हुए शांत स्वर में कहा। इतना क्रोधित मत होइए, परिवार प्रमुख, फंग जियनजैंग ने गुस्से से कहा। मास्टर फंग, यह आध्यात्मिक नस केवल आपकी साधना के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे फेंग परिवार के अगले स्तर तक पहुंचने की कुंजी भी है। मास्टर फंग शांत ही रहे। यही भाग्य है। क्या तुम सचमुच हांगकांग की 7 महान परिवारों और राजधानी के मार्शल आर्ट परिवारों को साथ लेकर ड्रैगन सोल के विरुद्ध युद्ध छेड़ना चाहते हो? फिर भी मैं यह अपमान नहीं सह सकता। फंग जियनजैंग ने दहाड़ लगाए। स्विश, मास्टर फंग ने लापरवाही से एक पारदर्शी औषधि की शीशी उसकी ओर फेंक दी। देखो, इस बार लिडू ब्यूटी स्किन के शेयर खरीदना पूरी तरह व्यर्थ नहीं गया। यह क्या है? फंग जियनजैंग ने बोतल खोली। तुरंत ही एक अत्यंत सुगंधित खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। आध्यात्मिक द्रव, स्पिरिचुअल लिक्विड। बिल्कुल, आध्यात्मिक द्रव। किसने सोचा था कि लिडू ब्यूटी स्किन की कीन किंग और कीनली बहनें हम साधकों के लिए इतना बड़ा सौभाग्य बन जाएंगी? मास्टर फंग हंस पड़े। आध्यात्मिक द्रव? बिल्कुल नहीं। यूमो की यौवन संरक्षण गोलियां बनाने की कला तो बहुत पहले ही पूर्णता के स्तर पर पहुंच चुकी थी। कुछ साधारण जड़ी बूटियों को मिलाकर वह आसानी से प्रथम श्रेणी की दिव्य गोली बना सकता था, जिसमें किसी भी तथाकथित आध्यात्मिक द्रव से असंख्य गुना अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा होती थी। फंग जियनजैंग जिस तथाकथित आध्यात्मिक द्रव की बात कर रहा था, वह यूमो की नज़र में बिल्कुल तुच्छ था। यहाँ तक कि यूमो ने भी नहीं सोचा था कि यूं ही बिछाया गया उसका छोटा सा जाल भविष्य में इतना बड़ा रूप ले लेगा। तो मास्टर फंग जियनजैंग का गुस्सा कुछ शांत हो गया। उसने अपने घर में बचे हुए 8 प्राचीन फूलदानों की ओर उदासी से देखा। मास्टर फंग चालाकी से मुस्कुराया। परसों लिडू ब्यूटी स्किन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस समय यदि हम पूरे जोर शोर से इस औषधीय द्रव के विकास में उनका समर्थन करें तो क्या आध्यात्मिक द्रव के असली स्रोत तक पहुंचना मुश्किल होगा? इस बार वे पर्दे के पीछे से काम करेंगे ताकि ड्रैगन सोल के लोग फिर से उनसे पहले न पहुंच जाएं। फंग जियनजैंग भी मुस्कुरा उठा। मास्टर फंग वास्तव में महान हैं। तो क्या मैं लोगों की व्यवस्था करने चला जाऊं? ठक ठक, तभी दरवाजे पर बेहद शालीनता से दस्तक हुई।
मास्टर फंग ने बाहर खड़े व्यक्ति पर एक नज़र डाली, हल्की मुस्कान दी और बाहर की ओर बढ़ गया।